डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1581 से 1590 तक। सकाई हाक की दरख्वास्त सुनकर डिवाइन हाल के अंदर मौजूद खिलाड़ी हैरत ज़दा चेहरों के साथ इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गए। क्या वो शख्स दरअसल फ्लावर ऑफ सेवन सन्स का रुकन है? यकीनन फ्लावर ऑफ सेवन सन्स जैसी सुपर पावर भी बिल्ड लाइंस में गहरी दिलचस्पी रखती है। मुझे हैरत है कि क्या वो शख्स अपनी बिल्ड लाइन का सौदा करने पर राजी होगा। वो क्यों नहीं मानेगा? हम फ्लावर ऑफ सेवन सन्स की बात कर रहे हैं। ये वर्चुअल गेमिंग की दुनिया की सबसे मजबूत कातिल तंजीम है। उनकी नाफरमानी करने की जुर्रत कौन करेगा? आसपास मौजूद तमाशाइयों ने सकाई हॉक की तरफ देखते हुए आपस में धीमी आवाज में बहस शुरू कर दी। फ्लावर ऑफ सेवन सन्स को वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में तकरीबन हर कोई जानता था। ताहम फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के अराकीन हमेशा खुफिया तौर पर कार्रवाई करते थे, इसलिए ज्यादातर खिलाड़ियों ने सिर्फ तंजीम के बारे में सुना था और जानते थे कि ये कत्ल के कमीशन में महारत रखती है। जब तक कोई कीमत अदा कर सकता था, फ्लावर ऑफ सेवन सन्स सुपर गिल्ड्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जुर्रत करती थी। मजीद बरा, फ्लावर ऑफ सेवन सन्स का हर रुकन माहिरीन में भी माहिर था। यहाँ तक कि सुपर गिल्ड्स भी तंजीम के कुछ माहिरीन से खौफजदा थे। दरी असना सैफ अली के बिल्ड लाइन हासिल करने के मामले के बारे में अगरचे तमाशाई इस पर बहुत रश्क कर रहे थे, वो ये भी जानते थे कि कोई भी खिलाड़ी जो बिल्ड लाइन का तबादला करने की सलाहियत रखता है वो यकीनन कोई मामूली माहिर नहीं है। लिहाजा इस बात का बहुत कम इम्कान था कि वो सैफ अली से बिल्ड लाइन चरा सके। ताहम अगर फ्लावर ऑफ सेवन सन्स उसका मुतालबा कर रही हो तो ये एक अलग कहानी होगी। फ्लावर ऑफ सेवन सन्स सुपर गिल्ड्स के पुराने राकेशों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जुर्रत करती थी। अगरचे सैफ अली बिल्ड लाइन हासिल करने की सलाहियत रखने वाला शख्स था, फिर भी फ्लावर ऑफ सेवन सन्स उसे एक मामूली वजूद समझेगी। जिस वक्त हर कोई सोच रहा था कि सैफ अली क्या फैसला करेगा, सैफ अली ने मगरूर सकाई हाक को देखकर अपनी आंखें घुमाई। मुझे इस लेन देन में कोई दिलचस्पी नहीं है, बेहतर है कि अब किसी और को तलाश करें, सैफ अली ने डिवाइन हाल के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। गॉड्स डोमेन में बिल्ड लाइन्स महदूद अशिया थीं। अगरचे वो डिवाइन सटकेस पर तबादले के लिए दस्तयाब थी, लेकिन हर बिल्ड लाइन मुनफरिद थी। एक बार जब कोई ले ली जाती तो उसकी फहरिस्त डिवाइन सटकेस पर दोबारा जाहिर नहीं होती थी। इसके अलावा खिलाड़ियों को मुस्तकबिल में इसी रैंक और किस्म की अशिया के तबादले की इजाजत नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि खिलाड़ी अपनी जिंदगी में डिवाइन सटकेस पर सिर्फ एक बुनियादी बिल्ड लाइन का तबादला कर सकते थे। अगर सैफ अली मुस्तकबिल में किसी और बिल्ड लाइन का तबादला करना चाहता तो उसके इख्तियारात सिर्फ एडवांस्ड बिल्ड लाइन्स और पैक बिल्ड लाइन्स होंगे। यही उसूल एपिक और फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया पर भी लागू होता था। खिलाड़ी ऐसी सिर्फ एक चीज तक महदूद थे। लिहाजा सैफ अली कुदरती तौर पर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि अपनी बिल्ड लाइन का सौदा करे। मजीद बरा, यहाँ तक कि अगर वो लामहदूद तादाद में बिल्ड लाइन्स का तबादला कर सकता, तब भी वो डार्क आयरन बिल्ड लाइन का सौदा नहीं करता। बिल्ड लाइन्स बेहद कीमती थी। डिवाइन सरकेस के अलावा सैफ अली को अंदाजा नहीं था कि वो मुकम्मल यकीन के साथ बिल्ड लाइन कहां से हासिल कर सकता है। लिहाजा अगर वो इजाफी बिल्ड लाइन्स हासिल करने में कामयाब हो जाता तो वो कुदरती तौर पर उसे अपने गिल्ड के दीगर अराकीन को दे देता। सिर्फ एक बेवकूफ ही अपनी बिल्ड लाइन्स बेचने की कोशिश करेगा। सैफ अली के जाने पर सकाई हाक का रंग फौरन सिया पड़ गया। वो शख्स मारा गया। उसने दरअसल फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के किसी फर्द को नाराज करने की जुर्रत की, जैसा कि एक माहिर से तवक्को की जाती है। अगर मैं होता तो मैं यकीनन बिल्ड लाइन का सौदा करने का इंतखाब करता। हर कोई सैफ अली को तरस और अकीदत की निगाहों से देखने पर मजबूर हो गया जब उन्होंने सोरुब समीन को डिवाइन हाल से निकलते देखा। जब ट्रैकिंग और तफ्तीशी सलाहियतों की बात आती तो फ्लावर ऑफ सेवन सन्स सीक्रेट पवेलियन का भी मुकाबला कर सकती थी। अगर तंजीम किसी को मुर्दा चाहती तो तंजीम की गिरफ्त से बचना तकरीबन नामुमकिन था। लिहाजा अगर इंतखाब दिया जाता तो आजाद माहिरीन फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के बजाय सुपर गिल्ड को उकसाने को तरजीह देते। कमांडर,
वो शख्स यकीनन मगरूर है। वो दरअसल फ्लावर ऑफ सेवन सन्स की बेइज्जती करने की जुर्रत करता है। स्काई हॉक की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गार्डियन नाइट ने स्काई हॉक के करीब आते हुए कहा। इसके चेहरे पर सदमा और गुस्सा था जब इसने सैफ अली के जाते हुए साय को देखा। चूंकि इसने हमारे साथ तिजारत करने से इनकार कर दिया है, हम उसे जबरदस्ती इससे छीन लेंगे। स्काई हॉक ने सैफ अली की तरफ देखते हुए तंजिया मुस्कुराहट दी। क्या तुमने ट्रैकिंग स्क्रॉल इस्तेमाल किया? मैंने कर लिया। अगले 12 घंटों तक वो जहां भी भागे हम उसे ढूंढ सकेंगे। गार्डियन नाइट मुस्कुराया और सर हिलाया। अपने सिस्टम के नक्शे पर एक नजर डालते हुए उसने जारी रखा, ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड समिट की तरफ जा रहा है। गार्ड्स डोमेन में अगरचे ये सच था कि सिर्फ रेंजर्स और एसिसंस के पास ट्रैकिंग की सलाहियतें थीं, दूसरे खिलाड़ियों को ट्रैक करने के लिए खुसूसी मैजिक स्क्रॉल्स पर इंहिसार कर सकते थे। दरीं असना, चूंकि ये खुसूसी मैजिक स्क्रॉल्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, इसलिए किसी खिलाड़ी पर इस्तेमाल होने के बावजूद मज़कूरा खिलाड़ी ट्रैकिंग मार्कर को नोटिस नहीं कर पाता था और न ही इसे हटा सकता था। जब तक कि निशाना बनने वाला खिलाड़ी गेम से लॉग आउट न करता, वो जहां भी जाता उसे तलाश किया जा सकता था। इन खुसूसी मैजिक स्क्रॉल्स की वाहिद खामी ये थी कि उन्हें एक ही हदफ पर बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। एक बार जब किसी खिलाड़ी को निशान जद कर दिया जाता तो अगले 48 घंटों के अंदर उन पर कोई दूसरा ट्रैकिंग मार्कर नहीं लगाया जा सकता था। कितना पुरएतमाद शख्स है। आनिक हंटर को मतला करो और उसे तैयार रहने को कहो। हम वर्ल्ड समिट पर कार्रवाई करेंगे, स्काई हॉक ने हुक्म दिया। वर्ल्ड समिट में सिर्फ पहाड़ का दामन ही महफूज जोन था। एक बार जब खिलाड़ी पहाड़ पर चढ़ जाते तो दूसरे खिलाड़ियों पर हमला करने की मुमानियत लागू नहीं होती थी। वहां खिलाड़ी जितना चाहते एक दूसरे से लड़ सकते थे। सिर्फ ये कि एक बार जब कोई खिलाड़ी वर्ल्ड समिट पर मारा जाता, अगरचे वो लेवल नहीं खोता, वो एक आइटम गिरा देता और इसे बराह रास्त वर्ल्ड समिट से बाहर भेज दिया जाता, चाहे इसके पास कितना ही वक्त बाकी क्यों ना हो। चूंकि बिल्ड लाइंस को महदूद अशिया के तौर पर दर्जा बंदी किया गया था, इसलिए खिलाड़ियों की जानिब से बिल्ड लाइन का तबादला करने के बाद वो इसे फौरन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उन्हें पाबंदी खत्म होने के लिए 3 घंटे इंतजार करना पड़ता था। दरीं असना, अगर खिलाड़ी इस पाबंदी की मुद्दत के दौरान मारे जाते तो वो 100% यकीन के साथ बिल्ड लाइन गिरा देते। समझ गया। गार्डियन नाइट ने अपने कुल्लेरुक साथी से राब्ता करते हुए तवक्को में अपने होंठ चाटे। दरीं असना, सैफ अली के वर्ल्ड समिट पर चढ़ने के बाद वो इस इलाके की तरफ सीधा नहीं गया जहां एपिक शराइज़ वाक़ई थीं। इसके बजाय उसने एक वीरान जगह तलाश की और अपने बैग से डिसइंटीग्रेशन आर्मर और गार्ड क्रिस्टल निकाला। उम्मीद है इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सैफ अली ने गहरी सांस ली और सिस्टम इंटरफेस में फ्यूजन का ऑप्शन मुंतखब किया। डिवाइन सरकेस के तबादले के मेनू में गार्ड क्रिस्टल्स को सिर्फ मुनफरिद अशिया समझा जाता था, न कि महदूद अशिया। ताहम खिलाड़ियों के पास वर्ल्ड समिट के फी दौरे पर एक गार्ड क्रिस्टल की हद थी। अगर सैफ अली किसी और गार्ड क्रिस्टल का तबादला करना चाहता तो वो ऐसा सिर्फ अपने अगले दौरे पर कर सकता था। जब उसने डिसइंटीग्रेशन आर्मर और गार्ड क्रिस्टल को फ्यूज करने का इंतखाब किया तो डिसइंटीग्रेशन आर्मर पर कंदा जादुई सर्किट्स ने एक शानदार चांदी की चमक खारिज की। इसी वक्त आर्मर से निकलने वाली डिसइंटीग्रेशन पावर शदीद हो गई। कुछ ही देर बाद शैतानी सिया तवानाई की एक लहर डिसइंटीग्रेशन आर्मर से बाहर निकली। ये सिया तवानाई ऐसी महसूस होती थी जैसे ये वजूद में मौजूद तमाम अशिया को जंग आलूद कर सकती है। दर हकीकत उसने जमीन, हुआ और यहाँ तक के डिसइंटीग्रेशन आर्मर के अर्द गिर्द की जगह को भी जंग आलूद करना शुरू कर दिया। कितनी ताकतवर तवानाई है। सैफ अली ने इस सिया तवानाई को देखते हुए गैर इरादी तौर पर 3 कदम पीछे हटाए। वो इस जंग आलूद तवानाई से आलूदा होने से बहुत खौफजदा था। ताहम इस सिया तवानाई के अपने इर्द गिर्द को खराब करना शुरू करने के फौरन बाद इसके अर्द गिर्द की जगह कांपने लगी। पूरे वर्ल्ड समिट में फैली हुई लामहदूद तवानाई ने दर हकीकत इस सिया तवानाई को खत्म करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उसने सिया तवानाई को मिटा दिया। वर्ल्ड समिट वाकई देवताओं की बनाई हुई जगह है। सैफ अली अपनी हैरत पर काबू ना रख सका जब उसने पहले से बोसीदा घास और हुआ को देखा जो अपनी असल हालत में वापस आ चुकी थी। जंग आलूद तवानाई डिसइंटीग्रेशन आर्मर की ताकतवर डिसइंटीग्रेशन पावर को भी दबाने की सलाहियत रखती थी। फिर भी जब ये सिया तवानाई वर्ल्ड समिट में मौजूद तवानाई के साथ राब्ते में आई
तो ये तकरीबन फौरन ही खत्म हो गई। दरीं असना, इस सिया तवानाई के हटने के बाद डिसइंटीग्रेशन आर्मर में एक छोटी सी तब्दीली रूनुमा हुई। पहले से मध्यम और फटा हुआ आर्मर दर हकीकत अभी चमक रहा था, अगरचे इस पर अभी भी कुछ जिस्मानी नुकसान था और उस पर कंदा जादुई सर्किट्स मध्यम और बेताकत रहे, लेकिन इससे खारिज होने वाली डिसइंटीग्रेशन पावर पहले से कहीं ज्यादा शानदार हो चुकी थी। यहां तक कि सैफ अली, डिसइंटीग्रेशन आर्मर का मालिक, इससे आने वाले शदीद दबाव को महसूस कर रहा था। वो फौरन डिसइंटीग्रेशन आर्मर की तरफ बढ़ा और उसके अदादोशुमार दोबारा चेक किए। कितने हैरत अंगेज इटली बिट्स हैं। सैफ अली डिसइंटीग्रेशन आर्मर के नए अदादोशुमार को देखकर खुशी से निहाल होने पर काबू न रख सका। बाब 1582 डोमेन में बेहतरी। सैफ अली की डिसइंटीग्रेशन आर्मर के लिए ख्वाहिश शदीद थी। आखिरकार ये गार्ड्स डोमेन में 9 अजीम लेजेंडरी सेट्स में से एक का सीट पेश था। उसने माजी में सिर्फ 9 अजीम लेजेंडरी सेट्स के बारे में अफवाहें सुनी थीं। वो जानता था कि ये 9 सेट आम लेजेंडरी सेट इक्विपमेंट से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उन्हें गार्ड्स डोमेन में मुख्तलिफ लेजेंडरी सेट इक्विपमेंट में बेहतरीन समझा जा सकता था। आमतौर पर इक्विपमेंट के सीट के मुख्तलिफ टुकड़ों में सीने का टुकड़ा सबसे अहम होता था। जब तक वो डिसइंटीग्रेशन आर्मर की मरम्मत कर सकता, इसके फवाइद आम लेजेंडरी इक्विपमेंट से कहीं ज्यादा होंगे। अगरचे डिसइंटीग्रेशन आर्मर मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ था, इसके अदादोशुमार खौफनाक थे। डिसइंटीग्रेशन आर्मर लेजेंडरी सेट इक्विपमेंट का एक टुकड़ा जिसे ओरुक एम्पायर के बानी शहंशाह ने तैयार किया था। इस आर्मर को पहनने वाला टाइटनस से भी ज्यादा ताकत हासिल करेगा। वो जुनून के लामुतनाही चक्कर में भी पड़ जाएंगे। ताहम डिसइंटीग्रेशन आर्मर अजीम जंग के दौरान मुरम्मत से बाहर खराब हो गया था और अब उसके अंदर मौजूद डिसइंटीग्रेशन पावर लीक होती है। डिसइंटीग्रेशन पावर किसी भी खिलाड़ी को दागदार कर देगी जो इस चीज को उठाएगा। इसे एक शैतानी ताकत ने भी दागदार किया है, जिससे आर्मर को दोबारा कास्ट करना नामुमकिन हो गया है। फिलहाल आर्मर का 75% हिस्सा अब भी शैतानी ताकत से दागदार है। डिसइंटीग्रेशन फील्ड 100 गज के दायरे में तमाम स्किल्स और सिपिलिस को खत्म करता है। टायर 2 और उससे नीचे के स्किल्स और सिपिलिस कालादम हो जाएंगे, जबकि टायर 2 से ऊपर के स्किल्स और सिपिलिस 70% कमजोर हो जाएंगे। डिसइंटीग्रेशन फील्ड की रेंज में मौजूद तमाम हस्तियों को बुनियादी एट्रीब्यूट्स, जिस्मानी साख्त और स्टेमिना में 40% कमी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके स्टेमिना और इर्तिकाज की खपत की शरह में 400% इजाफा होगा। कोई कूल डाउन नहीं। शैतानी ताकत का 1/4 हिस्सा हटाने के बावजूद डिसइंटीग्रेशन आर्मर की ताकत में नुमाया इजाफा हुआ था। वो तसव्वुर करने की भी जुर्रत नहीं कर सकता था कि जब वो बाकी मानदा शैतानी ताकत को हटा देगा तो डिसइंटीग्रेशन फील्ड कितनी ताकतवर हो जाएगी। डिसइंटीग्रेशन फील्ड की टायर 2 से ऊपर के स्किल्स और सिपिलिस को 70% तक कमजोर करने की सलाहियत इश्तियाल अंगेज थी। इस तरह का दबाव बुनियादी तौर पर किसी भी सकल असीपेल को अपाहज कर देगा जिसका इससे सामना होगा। सकल असीपेल मुमकिना तौर पर आम हमले से भी कम नुकसान पहुंचाएगा और इसमें बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 40% कमी शामिल भी नहीं है। सिर्फ 3 और बाकी हैं। सैफ अली आर्मर में बाकी मानदा शैतानी ताकत को देखते हुए अपनी मुस्कुराहट पर काबू न रख सका। अगरचे इसने किसी भी दूसरे खिलाड़ी के मुकाबले में डिवाइन स्टेरकेस पर ज्यादा वक्त गुजारा था, लेकिन इसने दाखिला टेस्ट में बहुत वक्त कमाया था। इसके पास अभी भी 5724 मिनट थे जो वो वर्ड सिमट को दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। अगर वो इस वक्त को समझदारी से गुजारता तो उसे मजीद 3 गार्ड क्रिस्टल्स हासिल करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। एपिक शराएं को खोलने में सिर्फ 1000 मिनट लगते थे और मज़ारों के दरमियान सफर के वक्त को छोड़कर वो 5 एपिक शराएं तक को फाल कर सकता था। जब तक इनमें से 3 एपिक शराएं में गार्ड क्रिस्टल्स मौजूद हों, वो डिसइंटीग्रेशन आर्मर को दागदार करने वाली बाकी मानदा शैतानी ताकत को हटा सकता था। एक बार जब इसके पास मंसूबा बन गया, सैफ अली ने अपना वक्त ज़ाय करना बंद कर दिया। डिसइंटीग्रेशन आर्मर को स्टोर करने के बाद वो एपिक शराएं के इलाके की तरफ भागा। सैफ अली वर्ड सिमेट के पहाड़ पर इससे कहीं ज्यादा तेजी से चढ़ा जितना इसने अपने पिछले दौरे के दौरान किया था। हालांकि वो अभी भी 2 फोल्ड बरसरक को फाल करने की वजह से कमजोर हालत का शिकार था। 1 घंटे से कुछ ज्यादा पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो ब्रोंस एरिया से गुजर चुका था और मिस्टरसिरन एरिया से भी आगे निकल चुका था। अपनी चढ़ाई के दौरान
उसने बहुत से खिलाड़ियों को देखा जिन्होंने अपने बाकी वक्त का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा निचले दर्जे के मज़ारों में दाखिल हुए। डार्क गोल्ड और एपिक श्राइन्स के बरक्स, जिन्हें फाल करने के लिए बिलतरतीब 400 मिनट और 1000 मिनट लगते थे, निचले दर्जे के मज़ारात को फाल करना निस्बतन सस्ता था। खास तौर पर बरोंज और मिस्रसिरन श्राइन्स को फाल करने में सिर्फ 50 मिनट और 100 मिनट लगते थे। जैसे ही सैफ अली सीक्रेट सिल्वर एरिया तक पहुंचने वाला था, 3 शख्सियात इसे रोकने के लिए हरकत में आई। इस तीनों की क़यादत करने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्लावर ऑफ 7 सन्स का सकाई हाक था। क्या इत्तेफाक है, हम दोबारा मिल रहे हैं, सकाई हाक ने चोगा पहने सैफ अली को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। एक इत्तेफाक, सकाई हाक और उसके 2 साथियों पर एक नजर डालते हुए, जो इस वक्त तंजिया मुस्कुराहटें पहने हुए थे, सैफ अली ने कहा, मैंने वर्ल्ड सिमट में बहुत से खिलाड़ियों की तरह काला चोगा पहन रखा, इनमें से काफी सारे सौरड समीन भी है। ट्रैकिंग स्क्रोल इस्तेमाल करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके पास मुझे किसी और से अलग करने का कोई और तरीका है। इतना तेज और होशियार मुशाहिदा सिर्फ इस माहिर से मुतवक्के है जिसने बिल्ड लाइन खरीदने के लिए काफी एसपीज कमाए। सकाई हाक ने तारीफ की और तालियां बजाईं। अब दुरुस्त हैं। आपको तलाश करने के लिए मैंने अपने पास मौजूद सिर्फ 2 ट्रैकिंग स्क्रोल्स में से एक इस्तेमाल किया। क्या आप अब हमें बिल्ड लाइन बेचने पर राजी हैं? ट्रैकिंग स्क्रोल्स गॉड्स डोमेन में इंतहाई नायाब और कीमती अशिया थीं। ये वो खजाने थे जो खिलाड़ियों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल होते थे। अगर सैफ अली ने डिवाइन सर्केस से महज एक एपिक हथियार इक्विपमेंट का टुकड़ा हासिल किया होता तो वो सौरड समीन पर ट्रैकिंग स्क्रोल ज़ाय करने की जहमत न करता। ताहम सैफ अली के पास एक बिल्ड लाइन थी। सकाई हाक इस सौरड समीन का शिकार करने के लिए खुशी से 10 ट्रैकिंग स्क्रोल्स भी खर्च कर देता। अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या होगा? सैफ अली ने पूछा। इनकार? सकाई हाक सैफ अली के सवाल पर हंसने पर मजबूर हो गया। आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर ऑफ 7 सन्स हमेशा वो हासिल करती है जो वो चाहती है। या आपको लगता है कि आप वाकई हमारे ताक़ुब से बच सकते हैं? सकाई हाक का बयान काफी बुलंद था और उसके अल्फाज ने जल्द ही करीबी खिलाड़ियों की तवज्जो मबजूल कर ली जो सीक्रेट सिल्वर एरिया से आते जाते थे। क्या हो रहा है? फ्लावर ऑफ 7 सन्स के अराकीन दरअसल किसी को लूट रहे हैं। क्या ये वाकई हो रहा है? वो शख्स यकीनन बदकिस्मत है। गुजरने वाले खिलाड़ियों ने सैफ अली को हमदर्दी की निगाहों से देखा। अगरचे उन्हें यकीन नहीं था कि सकाई हाक और उसके साथी दर हकीकत फ्लावर ऑफ 7 सन्स से है, लेकिन वो अपने हदफ से तादाद में ज्यादा थे। मजीद बरा, उनके हथियार और इक्विपमेंट गैर मामूली थे। ये तीनों खिलाड़ी यकीनन आम माहिरीन नहीं थे। अगर तीनों ने कार्रवाई करने का फैसला किया तो सैफ अली वाज़े तौर पर नुकसान में होगा। कमांडर, ऐसा लगता है कि वो लोग सोच रहे हैं कि फ्लावर ऑफ 7 सन्स के अराकीन किसी को लूट रहे हैं। एक वहशी नुमा आदमी जो अभी सीक्रेट सिल्वर एरिया से नीचे उतरा था ने अपने साथ मौजूद सर्द महर हसीना को रिपोर्ट दी जब इसने सैफ अली की तरफ देखा। वर्ल्ड सिमट में मौजूद दीगर अराकीन को सकाई हाक की पार्टी में होना चाहिए। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? इसकी जरूरत नहीं है। ये सकाई हाक की पार्टी है, खातून ने इस आदमी की तरफ देखते हुए कहा जिसकी पीठ पर एक टूटी हुई भारी सिया तलवार थी। अगर सकाई हाक मसरूफ न होता तो वो नोटिस करता कि चोगा पहने वहशी और सर्द महर हसीना कोई और नहीं बल्कि बरवट सपियर और हिडन सिविल थे। संजीदगी से, आखिर हुआ क्या है? वो चोरी का सहारा क्यों ले रहे हैं? बरवट सपियर दूर खड़े बरसरिकर को देखकर मुंह खुला रखने पर मजबूर हो गया। फ्लावर ऑफ 7 सन्स के सिर्फ 7 कमांडर थे। दरी असना, सकाई हाक सुन आफरते गजब का गुनाह की कमान करता था, एक ऐसा वजूद जो फ्लावर ऑफ 7 सन्स के आला ओहदों में खड़ा था। आमतौर पर सकाई हाक किसी एपिक आइटम के लिए किसी पर हमला करना अपनी शान के खिलाफ समझता था, फिर भी ये आदमी किसी को लौटने की कोशिश कर रहा था। अगर उसकी खबर तंजीम तक पहुंची तो हंगामा बर्पा हो जाएगा। मैं नहीं जानती, लेकिन ये काफी दिलचस्प है। चलो वहां चलते हैं और मालूम करते हैं कि क्या हो रहा है। जब हिडन सिविल ने सकाई हाक को कार्रवाई के लिए तैयार देखा तो उसके दिल में दिलचस्पी पैदा हुई। ताहम ये दिलचस्पी सकाई हाक की तरफ नहीं बल्कि सकाई हाक के हदफ की तरफ थी। सकाई हाक को नाराज करने की जुर्रत करने वाला खिलाड़ी गैर मामूली होना चाहिए। फौरन
ये दोनों खिलाड़ी सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने के लिए जंग के करीब पहुंच गए। दरी असना सकाई हाक की पार्टी हरकत में आ गई। बतौर साथी जो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ते थे, तीनों पार्टी की जंगी तश्कील की फितरी समझ तक पहुंच चुके थे। फौरन लंबा मजबूत गार्डियन नाइट रेडिकोल्स सैफ अली की तरफ भागा। दरी असना सकाई हाक ने रेडिकोल्स के बड़े जिस्म का फायदा उठाया, खुद को ढालते हुए चुपके से सैफ अली की तरफ चक्कर लगाया। जहां तक कुल्लिरुक का ताल्लुक है, आनिक हंटर ने रेडिकोल्स पर ट्रूथ शील्ड कास्ट की। इसी वक्त उसने जंग में मदद के लिए सिविल क्लाउड का इस्तेमाल किया। फौरन तीनों ने एक मरबूत 3 जहती हमला तश्कील दिया। अगर इससे सही तरीके से न निपटा जाता तो यह हमला एक पैक माहिर को भी फौरन हलाक कर सकता था। मरो रेडिकोल्स चलाया जब उसने सुनहरी चमक बखेरी, जस्टिस रूर को फाल किया और सैफ अली को इस पर हमला करने पर मजबूर किया। इसी वक्त उसने अपनी एक हाथ वाली कुल्हाड़ी सोरोसमीन पर घुमाई, अपने हमले को छुपाने के लिए अपने जिस्म से निकलने वाली शानदार चमक का इस्तेमाल किया। ताहम जैसे ही रेडिकोल्स ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, सैफ अली से तवानाई की एक लहर निकली जो खत्म होने से पहले 100 गज तक फैल गई। रेंज के अंदर मौजूद हर कोई अचानक खुद को शदीद दबाव में पाया। सकाई हाक, रेडिकोल्स और आनिक हंटर के बुनियादी एट्रीब्यूट्स गिरना शुरू हो गए क्योंकि थकावट उनकी हड्डियों में बैठ गई। डिसइंटीग्रेशन फील्ड बाब 1583 माना कट्टर। जब डिसइंटीग्रेशन फील्ड ने असर दिखाया तो सकाई हाक की पार्टी के तीनों अराकीन वाज़े तौर पर सुस्त हो गए। दरी असना जब रेडिकोल्स की एक हाथ वाली कुल्हाड़ी सैफ अली के चेहरे से चंद इंच दूर थी तो ये एक नीली लंबी तलवार से टकराई और 1 इंच भी आगे बढ़ने से कासिर रही। ये है एक डोमेन का दबाव। जब रेडिकोल्स ने अपने बुनियादी एट्रीब्यूट्स में कमी महसूस की तो वो अपने सामने मौजूद चोगा पोश सोरोसमीन को हैरत से घूरने पर मजबूर हो गया। गेम के इस मरहले पर डोमेन स्किल्स फिनिक्स के पंख की तरह नायाब थीं। न सिर्फ सैफ अली ने डोमेन स्किल का इस्तेमाल किया था, बल्कि इसने इसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स को भी 40% तक कम कर दिया था। सिर्फ एक आला दर्जे की डोमेन स्किल ही इसे पूरा करने की सलाहियत रखती थी। फिर भी जंग के आगाज से उसने सैफ अली को कोई मैजिक स्क्रॉल इस्तेमाल करते नहीं देखा था। रेडिकोल्स के मुख्तसर सदमे के दौरान सकाई हाक सैफ अली के दाएं जानिब पहुंचा और अपने हाथों में मौजूद टूटी हुई सिया तलवार को घुमाया। इंडिस्क्रिमिनेट स्लैश। फौरन 1 दर्जन से ज्यादा सिया तवानाई के ब्लेड सैफ अली के ब्लाइंड सपार्ट्स की तरफ उड़े। इसी वक्त आनिक हंटर ने सोरोसमीन पर सिविल क्लाउड की बमबारी की, ऊपर से जादुई ब्लेड्स लॉन्च किए। क्या शानदार कोऑर्डिनेशन है। सकाई हाक और आनिक हंटर की कारकर्दगी ने तमाशाई हुजूम को चौंका दिया। दोनों खिलाड़ियों ने अपने हमलों का वक्त बिल्कुल दुरुस्त रखा था, सोरोसमीन के हर ब्लाइंड सपाट को निशाना बनाया। यहां तक कि एक माहिर खिलाड़ी भी ऐसी मुश्किल सूरत हाल में अपनी मजबूत तरीन लाइफ सेविंग स्किल को फाल करने पर मजबूर हो जाता। हर हमले को रोकने का कोई तरीका नहीं था। ताहम जैसे ही मुतअद्दिद हमले सैफ अली की तरफ बढ़े, मुअख्खर अल-ज़िक्र ने अपने दिफा के लिए कोई हरकत नहीं की, बल्कि सैफ अली ने इब्बिसिल ब्लेड को सकाई हाक की तरफ काटा, जिसने अपने इंडिस्क्रिमिनेट स्लैश के बाद एक आम हमले की पैरवी की। क्या वो खुद को मरवाने की कोशिश कर रहा है? सकाई हाक उलझन में था जब उसने सैफ अली को अपने इंडिस्क्रिमिनेट स्लैश और आनिक हंटर के सिविल क्लाउड दोनों को नजरअंदाज करते देखा। दूसरों को शायद एहसास ना हो कि इसका इंडिस्क्रिमिनेट स्लैश कितना ताकतवर था, लेकिन वो इस हमले से बखूबी वाकिफ था। अगरचे इसके एट्रीब्यूट्स कम हो गए थे, अगर दर्जन भर एनर्जी ब्लेड्स में से हर एक इसी लेवल के एमटी से टकराता तो वो तो करीब अलमर्ग होते या अपनी आधी एचपी खो देते। डींग शानदार चिंगारियां बखर गईं जब इब्बिसिल ब्लेड सकाई हाक की टूटी हुई तलवार से टकराया। सकाई हाक का आम हमला अचानक रुक गया। जैसे ही सबको तवक्को थी कि तवानाई और जादुई ब्लेड सैफ अली की एचपी को खा जाएंगे, कुछ हैरानकुन हुआ। दोनों हमले सैफ अली से आधे गज के फासले पर गायब हो गए। ऐसा लगता था जैसे ये हमले कभी मौजूद ही नहीं थे। ये क्या हो रहा है? क्या इसने इनवल्नरेबिलिटी स्किल इस्तेमाल की? क्या वो एक एनपीसी है? सबके मुंह खिले के खिले रह गए। तमाम देखने वाले खिलाड़ी गार्ड्स डोमेन के माहिरीन थे।
उन्होंने अपने सफर में लातादाद स्किल्स और स्पीलिस देखे थे और उन्हें उन वल्नरेबिलिटी स्किल्स की एक खास समझ थी। जहां तक वो जानते थे, उन वल्नरेबिलिटी स्किल्स आमतौर पर खिलाड़ी की हिफाजत के लिए एक चश्मकुशा रुकावट बनाती हैं। फिर भी सैफ अली के अर्द गिर्द किसी रुकावट की अदम मौजूदगी के बावजूद स्काई हॉक और आनिक हंटर दोनों के हमले कालअदम हो गए थे। ये बस नाकाबिल तसव्वुर था। एक डिफेंसिव शकल। स्काई हॉक अपने नाकाम हमले के बावजूद निस्बतन पुरसुकून रहा। सैफ अली पर तंज करते हुए उसने हुस्कारती हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये शकल कब तक चल सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें इससे बचा सकती है? स्काई हॉक ने फौरन अपने कदमों को एडजस्ट किया और उसकी टूटी हुई तलवार ने अपने अर्द गिर्द एक खौफनाक सिया तवानाई जमा करना शुरू कर दी। जैसे ही इसने सैफ अली की तरफ वार किया, सिया तवानाई ने तेजी से स्काई हॉक की टूटी हुई तलवार पर एक सिया ब्लेड तश्कील दिया। जैसे ही ये सिया ब्लेड हरकत में आया, उसने जगह को ही फाड़ दिया। दरीं असना गार्डियन नाइट ने पहलू से हमला किया। शील्ड ऑफ वेंजेंस। जस्टिस रोर पहले से फाल होने के साथ इसकी ताकत और अटैक स्पीड दुगनी हो गई थी। अचानक स्काई हॉक का टूटा हुआ ब्लेड 5 कापियों में तकसीम हो गया। हर एक चालाक जहरीले सांप की तरह दिखाई दे रहा था क्योंकि उन्होंने सैफ अली के ब्लाइंड स्पॉट्स पर हमला करने की कोशिश की। एडवांस्ड कमबैक टेक्निक, स्नैक बाइट। क्या स्काई हॉक आखिरकार उसे संजीदगी से ले रहा है? हिडन सिविल ने दूर से देखते हुए हल्का सा माथा ठिनका। स्काई हॉक के तकनीकी मयारात उसका वाहिद खौफनाक हथियार नहीं थे। वो टूटी हुई सिया तलवार जो वो चलाता था वो भी गैर मामूली थी। हथियार खुद क्वालिटी रैंक से महरूम था और उसका वाहिद एट्रीब्यूट बोनस अटैक पावर था। उसने कोई इजाफी बुनियादी एट्रीब्यूट्स फराहम नहीं किए। ताहम बदले में टूटी हुई तलवार में 2 बेमिसाल ताकतवर स्किल्स थी। पहली शकल माना रिबाउंड थी, दूसरी माना नलिफिकेशन थी। इस असर के साथ हथियार उन वल्नरेबिलिटी स्किल्स को भी काट सकता था। कोई कह सकता था कि हथियार एक जादू का कातिल था। दर हकीकत ये सलाहियत टूटी हुई तलवार के नाम के लिए बिल्कुल मौजूद थी। माना कट्टर। तमाम डिफेंसिव स्पील्स और स्किल्स स्काई हॉक के हमलों के सामने बेकार थी। मजीद बरा, अगर मेले खिलाड़ी उन स्किल्स के साथ मोहतात न होते जो वो स्काई हॉक पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो माना रिबाउंड स्काई हॉक को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनके अपने हमलों को उनके खिलाफ कर सकता था। इस हथियार की वजह से स्काई हॉक फ्लावर ऑफ 7 सन्स के साथ कमांडरों में सबसे ज्यादा मजबूत था। अगर कोई स्काई हॉक को शिकस्त देना चाहता तो उसे तकनीकों और बुनियादी एट्रीब्यूट्स पर इन्हिसार करना पड़ता। बदकिस्मती से स्काई हॉक दोनों हवालों से एक राकुशस था। अगर हिडन सिविल को इस तरह के हमले का सामना करना पड़ता तो उसके पास भी वैनिश को फाल करने के सिवा कोई चारा न होता। रेडिकोल्स का हमला वसूल करते हुए इससे पहले कि वो अपने और स्काई हॉक के दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला रखे, अगर वो बरसरिकर और गार्डियन नाइट से बैक वक्त लड़ने की कोशिश करती तो उसे जीत की कोई उम्मीद ना होती। माना कट्टर। सैफ अली ने थोड़ा सा हसद महसूस किया जब इसने टूटी हुई सिया तलवार को देखा जो 5 सिया सांपों में तब्दील हो चुकी थी। माजी में हर खिलाड़ी फ्लावर ऑफ 7 सन्स के कमांडरों के बारे में जानता था। वो सुपर गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स की तरह ही मकबूल थे। उनके हथियार और इक्विपमेंट भी इतने ही मशहूर थे। इनमें से लातादाद बरसरकरस और सौरभ समीन स्काई हॉक के माना कट्टर को चलाने का ख्वाब देखते थे। ये महसूस करते हुए कि स्काई हॉक और रेडिकोल्स के हमले अपने हदफ को निशाना बनाने वाले हैं, सैफ अली ने उन्हें जबरदस्ती रोकने के ख्याल को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल किया और 11 कापियों में तकसीम हो गया, अपने 2 मुखालफीन को घेरने के लिए फैल गया। सैफ अली अब भी कमजोर हालत का शिकार था और अगरचे दौरानिया पहले के मुकाबले में बहुत कम था, फिर भी इसने इसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स को 80% तक कम कर दिया। मजमूई तौर पर इसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स स्काई हॉक और रेडिकोल्स से सिर्फ थोड़े ज्यादा थे, जो अभी तक डिसइंटीग्रेशन फील्ड के जरिए दबाए हुए थे। इसके पास आने वाले हमलों को हटाने की सलाहियत नहीं थी, जो उसके ब्लाइंड स्पॉट्स और कमजोर मकामात को निशाना बनाते थे। डब्बिल गेंगुर्स। जिस लम्हे माना कट्टर सैफ अली के जिस्म से गुजरा, स्काई हॉक ने ओरल विंड स्लैश के साथ पैरवी की। सैफ अली को अपने डब्बिल गेंगुर्स के साथ पोजीशन तब्दील करके इसकी गिरफ्त से बचने का कोई मौका नहीं दिया। इसी तरह का रद्द अमल जाहिर करते हुए
रेडिकोल्स ने डिवोशन के साथ अपने हमले की पैरवी की, एक एओई सकल जो सिर्फ इसके दुश्मनों पर हमला करती थी। डॉप्पेलगैंगर्स को तलब करने वाली स्किल्स के साथ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उसने फौरन तय किया कि सैफ अली के डॉप्पेलगैंगर्स मुमकिना तौर पर हमलों से महफूज हैं और उन्हें असल जिस्म से अलग नहीं किया जा सकता। इस सूरत में इसे सैफ अली को तलाश करने के लिए सिर्फ तमाम 11 किलोनस पर एओई के साथ हमला करने की जरूरत थी। ये ताहम रेडिकोल्स डिवोशन इस्तेमाल करने के बाद हक्का बका रह गया। तमाम 11 डॉप्पेलगैंगर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो सब जाली हैं। स्काई हॉक ने हर क्लोन को गौर से देखा। उसने हमला करने की तैयारी की थी जैसे ही इसका साथी सैफ अली के असल जिस्म को जाहिर करता, लेकिन चूंकि किसी भी कापी को नुकसान नहीं पहुंचा था, वो नुकसान में था। अपने मुखालिफ के सदमे को एक मौका के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सैफ अली रेडिकोल्स के सामने नमूदार हुआ और ओरा ऑफ टाइम के फॉरबिडन डोमेन को फाल किया। इसकी दोनों तलवारें फिर रोशनी की लकीरों में तब्दील हो गईं जैसे ही उन्होंने इसके सामने मौजूद गार्डियन नाइट को काटा। टायर 2 सकल इंस्टेंट स्ट्राइक। अगरचे रेडिकोल्स ने सैफ अली के हमले को नोटिस किया, लेकिन इसकी कमजोर जिस्मानी साख्त और सोरोसमीन की अटैक स्पीड की वजह से, जिसमें 500% इजाफा हुआ था, वो वक्त पर रद्द अमल जाहिर नहीं कर सका। सैफ अली के हमले के लगने से पहले इसके पास अपनी लाइफ सेविंग शकल को फाल करने का भी वक्त नहीं था। आखिर में वो सिर्फ ये देख सका कि इब्बिसिल ब्लेड और कलंग रे इस पर पेदर पे बरसे। इससे पहले कि स्काई हॉक रद्द अमल जाहिर कर सकता, गार्डियन नाइट की 30,000 HP 0 पर गिर गई। बाब 1584 गलत हरीफ। जैसे ही रेडिकोल्स की HP 0 पर पहुंची, तमाशाई खिलाड़ियों पर खामोशी छा गई। जंग को देखते हुए सब ने महसूस किया कि स्काई हॉक, रेडिकोल्स और आनिक हंटर यकीनन पैक माहिरीन थे। तीनों के जंगी मेयारात उनसे भी बेहतर थे और उनके हथियार और इक्विपमेंट तीनों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। फिर भी 3 ऐसे बेहतरीन गेयर वाले पैक माहिरीन के एक साथ काम करने के बावजूद सैफ अली ने इनमें से एक को बगैर किसी नुकसान के मार डाला। मजीद बरा, सोरोसमीन ने सबसे ज्यादा डिफेंस और HP वाले खिलाड़ी को बाहर कर दिया था। ये बस नाकाबिल तसव्वुर था। ये कैसे मुमकिन है? रेडिकोल्स ने सदमे में सैफ अली को घूरा जैसे ही उसकी बीनाई सियाह होने लगी। उसने इसके बारे में कितना ही सोचा, वो इस बात को मंतिकी नहीं बना सका कि अभी क्या हुआ है। तमाम 11 किलोनस सैफ अली के डॉप्पेलगैंगर्स होने चाहिए थे। सैफ अली का मरकजी जिस्म उनमें शामिल नहीं होना चाहिए था। जब उसने डिवोशन का इस्तेमाल किया तो किसी भी क्लोन पर जरा भी असर नहीं हुआ। वाहिद मंतिकी वजाहत ये थी कि तमाम 11 किलोनस डॉप्पेलगैंगर्स थे, फिर भी उन किलोनस में से एक ने इसे मार डाला था। रेडिकोल्स वाहिद नहीं था जो उलझन में था। स्काई हॉक और आनिक हंटर भी इतने ही हैरान थे। गार्ड्स डोमेन में ऐसे डॉप्पेलगैंगर्स थे जो हमला कर सकते थे और वो जो नहीं कर सकते थे। हमला करने वाले डॉप्पेलगैंगर्स आमतौर पर मरकजी जिस्म से बहुत कमजोर और मारने में आसान होते थे। इसके बरक्स डॉप्पेलगैंगर्स की अक्सरियत जो हमलों के काबिल नहीं थी, वो वल्नरेबल, महफूज थी। ये डॉप्पेलगैंगर्स बुनियादी तौर पर खलफिशार के तौर पर काम करते थे। ताहम न सिर्फ सैफ अली के डॉप्पेलगैंगर्स वल्नरेबल थे, बल्कि वो अपने हमले भी शुरू कर सकते थे। ये डॉप्पेलगैंगर स्किल्स के बारे में उनकी समझ से बाहर था। इतना तेज, वो कौन है? उसने दरअसल रेडिकोल्स को फौरन हलाक कर दिया। बरवट स्पीयर, जो दूर से देख रहा था, ने थोक निगला जैसे ही पिछला मंजर उसके जहन में दोबारा चला। रेडिकोल्स की तकनीकें इससे कमजोर नहीं थीं, लेकिन गार्डियन नाइट इस जैसे बरसरिकर से कहीं ज्यादा सख्त जान था। फिर भी ये गार्डियन नाइट अपने दिफा का मौका मिले बगैर ही मर गया। बरवट स्पीयर ने अपने जिस्म के हर बाल को खड़ा होते महसूस किया। नहीं, रेडिकोल्स के साथ कुछ गड़बड़ है, हिडन सिविल ने सर हिलाते हुए कहा। अगरचे इस खिलाड़ी की अटैक स्पीड नाकाबिल यकीन है, ये इतनी तेज है कि रेडिकोल्स के पास रद्द अमल जाहिर करने और लाइफ सेविंग शकल को फाल करने का वक्त नहीं होगा। अगर रेडिकोल्स ने अपनी लाइफ सेविंग शकल को फाल किया होता तो वो इतनी जल्दी नहीं मरता। कम अज कम वो अपने लिए इतना वक्त खरीद सकता था कि स्काई हॉक और आनिक हंटर उसे बचा लेते। ये इंतहाई नामुमकिन है कि रेडिकोल्स ने इतनी बड़ी गलती की हो। इस खिलाड़ी ने रेडिकोल्स को वक्त पर बिल्कुल भी लाइफ सेविंग शकल इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कुछ किया होगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि स्काई हॉक के ग्रुप ने गलत हरीफ को उकसाया है।
बरवट स्पीयर ने अपनी रजामंदी में सर हिलाया। हिडन सिविल का इस्तेदलाल मंतिकी लग रहा था, या यूं कहीं वो हिडन सिविल के इस्तेदलाल पर यकीन करना चाहता था। ये सोच के कोई सिर्फ अटैक स्पीड के साथ पैक माहिर के रद्द अमल को मगलूब कर सकता है, बहुत खौफनाक थी। लानत हो, ये एक साइलनिसन शकल है। आनिक, हम पीछे हिट रहे हैं। स्काई हॉक दांत पीसने पर मजबूर हो गया जब इसने सैफ अली को घूरा। फैसला कुन तौर पर वो मुड़ा और भाग गया। स्काई हॉक आखिरकार समझ गया कि सैफ अली ने बिल्ड लाइन की पाबंदी की मुद्दत खत्म होने से पहले वर्ड सिमट पर चढ़ने की जुर्रत क्यों की। तकब्बुर और हमाकत के बजाय सैफ अली ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद था। अगरचे वो बुनियादी एट्रीब्यूट के दबाव का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अगर उन्हें खामोश साइलेंस कर दिया जाता तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी होती। इस हकीकत के अलावा कि उन्हें कोई शिफा हीलिंग नहीं मिलेगी, यह हकीकत कि वो अपनी डेमन स्टेटस में तब्दील नहीं हो सकते या बरसरक स्किल्स को फाल नहीं कर सकते, उन्हें जबरदस्त नुकसान में डाल देती है। वो ताकतवर स्किल्स स्किल्स से नहीं डरता था, लेकिन अगर उसका मुखालिफ बरसरक स्किल इस्तेमाल करता तो उसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स मगलूब हो जाते। मजीद बरा, इसका मुखालिफ एक नाकाबिल यकीन हद तक पुरसुकून पैक माहिर था। आनिक हंटर, जो कुछ फासले पर खड़ा था, ने भी रद्द अमल जाहिर किया और भाग गया। क्या स्काई हॉक दरअसल पीछे हिट रहा है? बरवट स्पीयर का मुंह खुला रह गया जब उसने स्काई हॉक और आनिक हंटर को भागते देखा। स्काई हॉक फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के कमांडरों में से एक था। यहां तक कि जब वो 4 या 5 पैक माहिरीन के खिलाफ होता तो वो मुमकिना तौर पर आखिरी दम तक लड़ता और तो अपने मुखालिफिन का सफाया कर देता, ज्यादा से ज्यादा जाने ले लेता। फिर भी सैफ अली के खिलाफ स्काई हॉक ने भागने का फैसला किया था। दर हकीकत बरवट स्पीयर वाहिद नहीं था जो हैरान था। तमाम तमाशाई खिलाड़ी ही की बके रह गए। सिर्फ बरवट स्पीयर के बरक्स वो स्काई हॉक और आनिक हंटर की पसपाई से हैरान नहीं थे। वो इस ताकत से हैरान थे जो सैफ अली ने जाहिर की थी। न सिर्फ सोरोसमीन ने एक पैक माहिर को फौरन हलाक कर दिया था, बल्कि इसने 2 दीगर पैक माहिरीन को डरा कर भगा भी दिया था। वो बहुत मजबूत है। क्या वो एक NPC है? उसने दरअसल फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के एक पैक माहिर को मार डाला। मैं कभी नहीं जानता था कि डेमन प्लेयर्स में ऐसा खौफनाक माहिर मौजूद है। अगर मैं उसे जान पाता तो बहुत अच्छा होता। हर कोई सैफ अली की दिल की गहराइयों से तारीफ कर रहा था। वो भी गार्ड्स डोमेन के माहिरीन थे और उन्होंने महसूस किया कि स्काई हॉक और उसकी पार्टी के अराकीन कितने ताकतवर थे। आम माहिरीन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, फिर भी सैफ अली ने तादाद में कम होने के बावजूद उन्हें मगलूब कर दिया। ये खिलाड़ी स्काई हॉक और आनिक हंटर के पीछे हटने के फैसले से मुत्तफिक थे। सिर्फ एक बेवकूफ ही सोरोसमीन की ताकत का मुजाहरा देखने के बाद सैफ अली से लड़ने की कोशिश करता। अगरचे खिलाड़ी वर्ल्ड सिमट में मरने पर कोई लेवल नहीं खोते थे, लेकिन वो अपनी एक आइटम गिरा देते थे। उनके लेवल्स पर इक्विपमेंट का हर टुकड़ा एक खुशकिस्मती के बराबर था। ये खास तौर पर स्काई हॉक जैसे पैक माहिरीन के लिए सच था। तुम फरार होना चाहते हो? स्काई हॉक और आनिक हंटर को भागते देखकर सैफ अली ने इब्बिसिल ब्लेड को जमीन में गाड़ दिया। इब्बिसिल कर्स। अचानक सैफ अली के अर्द गिर्द 30 गज के दायरे में जमीन से काली धुंध उठने लगी। धुंध फिर लातादाद सिया जंजीरों में तब्दील हो गई जिन्होंने स्काई हॉक और आनिक हंटर को बांधने की कोशिश की। तेजी से रद्द अमल जाहिर करते हुए स्काई हॉक ने आने वाली जंजीरों पर माना कट्टर घुमाया। फॉरबिडन डोमेन में खिलाड़ी स्किल्स स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन माना कट्टर की दोनों स्किल्स पीसू पैसिव थी। फॉरबिडन डोमेन में भी हथियार स्किल्स और स्किल्स को काट सकता था। जैसे ही हुजूम ने देखा, स्काई हॉक ने हर सिया जंजीर को तोड़ दिया जो उसकी तरफ बढ़ी। बदकिस्मती से अगरचे स्काई हॉक इब्बिसिल कर्स से बच गया था, कुल्लिरुक आनिक हंटर नहीं बच सका। आखिर में जंजीरों ने कुल्लिरुक को बांध दिया और उसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स एक बार फिर कम होना शुरू हो गए। सैफ अली ने फिर अपने पीछे एक आफ्टर इमेज छोड़ा जैसे ही वो आनिक हंटर की तरफ भागा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, स्काई हॉक चलाया गुस्से में जब उसने सैफ अली को अपने साथी की तरफ बढ़ते देखा। आनिक हंटर एक कुल्लिरुक था। स्किल्स और स्किल्स इस्तेमाल करने की सलाहियत के बगैर वो सैफ अली के खिलाफ बेबस था। दरी असना
सैफ अली की साइल निसंग शकल वाज़े तौर पर एक रीजन बेस्ड इलाकाई शकल थी। जब तक वो मुतासरा इलाके से बाहर निकल जाते वो साइल निसंग असर से आज़ाद हो जाते। ताहम अगर आनिक हंटर उनके फरार होने से पहले मर जाता तो वो इसकी मदद के लिए हेलर के बगैर रह जाता। इसे यकीनन अकेले सैफ अली के खिलाफ मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता। जैसे ही स्काई हॉक ने अपने चैलेंज का ऐलान किया और इससे पहले के देखने वाले खिलाड़ियों को एहसास होता सैफ अली बरसरकर के सामने नमूदार हो चुका था। इसकी सेक्रेट सॉर्ड फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के कमांडर पर नाजिल हो रही थी। शैडो ब्लेड एक ही वार 9 साये के साथ स्काई हॉक को मुख्तलिफ समतों से लगा। सैफ अली की अचानक आमद ने स्काई हॉक को गैर महफूज पाया, लेकिन बरसरकर ने तकरीबन फौरन रद्द अमल जाहिर किया, अपने कदमों को एडजस्ट किया और अपना ब्लेड चलाया। एडवांस्ड डिफेंसिव कम्बैट टेक्निक आयरन वॉल। टूटे हुए ब्लेड की रफ्तार अजीब लग रही थी क्योंकि इसने आने वाले हमलों को हटा दिया। जैसे जैसे माना कट्टर ने ज्यादा हमलों का मुकाबला किया इसकी रफ्तार में इजाफा होता दिखाई दिया। आखिर में स्काई हॉक 10 आने वाले हमलों में से 9 को हटाने में कामयाब हो गया, सिर्फ एक वसूल किया। जब हमला हुआ तो उसने 2000 से कुछ ज्यादा HP खो दी और कई कदम पीछे हट गया। स्काई हॉक ने बुनियादी तौर पर अपनी दबी हुई HP का 10वां हिस्सा खो दिया था। ताहम स्काई हॉक ने नुकसान पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कम अज कम उसने सैफ अली को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। इसके साथ आनिक हंटर साइल निसंग AOE से बच सकता था। एक बार जब वो साइल निसंग असर से आजाद हो जाते तो उसकी खोई हुई HP को बहाल करना बाएं हाथ का खेल होता। ताहम इससे पहले कि स्काई हॉक अपनी कामयाबी का जश्न मना सकता इसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। असल में मैदान जंग में दुश्मन सौरसमीन की 11 कापियां थीं, लेकिन अब 12 थीं। वो क्लोन जो आनिक हंटर की तरफ बढ़ रहा था कभी अपने रास्ते से नहीं हटा। इस वक्त मस्कूरा क्लोन भी कुल्लीरुक के सामने पहुंच चुका था और शैडो ब्लेड को पहले ही फाल कर चुका था। कुल्लीरुक कम HP और डिफेंस के साथ फौरन मर गया जैसे ही 10 हमले इसके जिस्म में पैवस्त हुए। ये कैसे मुमकिन है? स्काई हॉक ने इस सैफ अली के दरमियान हैरान कुन नजर डाली जिसने आनिक हंटर की जान ली थी और वो जो उसके सामने खड़ा था। वो जो नहीं जानता था वो ये था कि सैफ अली ने कभी उनमें से किसी को जाने देने का इरादा नहीं किया था। सैफ अली ने वो डप्पिल गीनगर जो उसने फैंटम कनल के साथ तलब किया था आनिक हंटर के पीछे भेजा, जबकि इसके मरकजी जिस्म ने स्काई हॉक के करीब जाने के लिए वाइट स्टेप्स का इस्तेमाल किया था। बाब 1585 स्काई हॉक का कत्ल। जब आनिक हंटर मर गया तो हर कोई एक बार फिर हक्का बका रह गया। वो इस बारे में उलझन में थे कि सैफ अली के मैदान जंग में 2 अहम जिस्म कैसे थे और वो दर हकीकत स्काई हॉक और आनिक हंटर पर बैक वक्त हमला कर सकता था। दरी असना स्काई हॉक का रंग अपने लम्हाती सदमे से निकलने के बाद काफी सियाह हो गया। न सिर्फ वो अभी तक साइल निसंग AOE में फंसा हुआ था बल्कि इसने अपना हेलर भी खो दिया था। अगर सैफ अली अब बरसरक शकल इस्तेमाल करता तो उसे मारना बहुत आसान होता। ताहम स्काई हॉक जो नहीं जानता था वो ये था कि सैफ अली ने हाल ही में 2 फोल्ड बरसरक इस्तेमाल किया था और अभी तक कमजोर हालत में था, जिसने इसे बरसरक स्किल्स इस्तेमाल करने से रोक दिया। वरना इसे फॉरबिडन डोमेन और फैंटम कनल जैसे ट्रम्प कार्ड्स को बेनकाब करने की जरूरत न पड़ती। सैफ अली ने स्काई हॉक को अपनी सूरत हाल के बारे में सोचने का ज्यादा वक्त नहीं दिया क्योंकि इसने बरसरकर पर एक और तेज वार किया। फुलियम बरस्ट। अगरचे वो पहले ही आनिक हंटर को मार चुका था, स्काई हॉक ऐसा मुखालिफ नहीं था जिसे वो हल्का ले सकता। अगर इसने स्काई हॉक को फॉरबिडन डोमेन से फरार होने और बरसरक शकल को फाल करने की इजाजत दी तो वो यकीनन बहुत ही गैर फाल हालत में चला जाएगा। अचानक सैफ अली के हाथों में मौजूद दोनों तलवारों ने जलती हुई चमक खारिज की जैसे ही वो अपने हदफ के करीब पहुंची। सैफ अली ने पेचीदा तकनीकों की जहमत नहीं की, इसके बजाय जुर्रतमंदाना सादा हरकत पर इन्हिसार किया। स्काई हॉक जैसे माहिरीन के पास अमली तौर पर कोई कमजोर पॉइंट्स नहीं थे। स्काई हॉक किसी भी तकनीक का मुकाबला करने की सलाहियत से ज्यादा था जो वो बरसरकर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। लिहाजा ताकतवर जंगी तकनीकों को अंजाम देने में स्टेमिना और इर्तिकाज को जाय करने के बजाय स्काई हॉक को सादा हरकत के साथ अपने दिफा पर मजबूर करना कहीं ज्यादा मुअस्सर था। इस जंग को स्टेमिना और इर्तिकाज के मुकाबले में तब्दील करना, मुझे इतनी आसानी से मारने का सोचना भी मत, स्काई हॉक चलाया।
रद्द अमल जाहिर करते हुए उसने सैफ अली के हमलों को हटाने के लिए माना कट्टर लहराया। बूम बूम बूम। हर बार जब तलवारें टकराते तो नतीजे में होने वाले असरात ताकतवर शॉक वेव्स खारिज करते। यहां तक कि हिडन सिविल और दीगर तमाशाई जो महफूज फासले पर खड़े थे उन शॉक वेव्स को वाज़े तौर पर महसूस कर सकते थे। दरी असना, सकाई हाक और सैफ अली के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और बखर गई। देखने वाले हुजूम को ऐसा लगा जैसे वो खिलाड़ियों के बजाय दो देवहैकल इंसानी नुमा दरिंदों को टकराते हुए देख रहे हों। यहां तक कि उनकी ताकत के नतीजे में खित्ता भी बदल गया। बुनियादी एट्रीब्यूट्स के लिहाज से सैफ अली सकाई हाक से सिर्फ थोड़ा सा बरतर था। लिहाजा यहां तक कि अगर सकाई हाक को सैफ अली के हमलों की पूरी ताकत मिलती तब भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। मजीद बरसरिकर ने अपने मुखालिफ के हमलों को रोकने के बजाय हटा दिया। ताहम सैफ अली के वारफुलियम बरस्ट की धमाका खेज ताकत के साथ सकाई हाक से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। अगरचे माना कट्टर प्रोजेक्टाइल स्किल्स और स्पीलिस को काट सकता था, लेकिन ये उन स्किल्स के खिलाफ मुअस्सिर नहीं था जो उनके सारिफ की ताकत में इजाफा करती थी। मिज्जता हर बार जब सकाई हाक किसी हमले को हटाता तो उसे कई कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता। इसकी HP भी 700 से ज्यादा गिर गई। 15 मुसलसल हमलों को हटाने के बाद सकाई हाक की HP 50% तक गिर चुकी थी। वो आदमी हैरत अंगेज है। उसने दरहकीकत सकाई हाक को दबा दिया है, हालांकि उसे बुनियादी एट्रीब्यूट्स में सिर्फ मामूली फायदा हासिल है। यहां तक कि दूसरे कमांडर भी इस तरह की सलाहियत नहीं रखते। बरबट सपियर तारीफ के साथ आह भरने पर मजबूर हो गया जब इसने सैफ अली को सकाई हाक को कोने में धकेलते देखा। कोई ताज्जुब नहीं कि बास हमेशा हमें खेतों में मोहतात रहने की तंबीह करता है। अगर हम एडवेंचर के दौरान गलती से ऐसे छुपे हुए माहिर को उकसाते हैं तो हम यकीनन एक दर्दनाक सबक सीखेंगे। सकाई हाक का जंगी मेयार इंतहाई बुलंद था और माना कट्टर ने सिर्फ उसकी ताकत को तकवीयत बख्शी। इसे सेवन सन्स के दीगर कमांडरों के खिलाफ मेले डुअल में कभी नहीं दबाया गया था। आमतौर पर वो दूसरों को दबाने वाला वाहिद शख्स था। हिडन सिविल ने इत्तेफाक में सर हिलाया, लेकिन जैसे ही इसने सैफ अली की शख्सियत को देखा इस आदमी के बारे में कुछ जाना पहचाना महसूस हुआ। क्या वो हो सकता है मैपल लीफ? ये ख्याल हिडन सिविल के जहन में आया जब वो जंग देख रही थी। उसने सोचा कि ये नामुमकिन है कि दो नामालूम मूनस्टर लेवल के माहिरीन ने एक ही वक्त में वर्ल्ड समिट का दौरा किया हो। मजीद बरा डप्पिलगीनगर शकल जो सैफ अली ने सकाई हाक के खिलाफ इस्तेमाल की थी वही शकल थी जो उसने परगेटरी पपेट्स के खिलाफ इस्तेमाल की थी। उसे सूरत हाल पर यकीन करना भी कुछ मुश्किल लगा। हर माहिर की ताकत और कमजोरियां होती थी। मिसाल के तौर पर कुछ माहिरीन राकेशों से लड़ने पर तवज्जो मरकूज करते थे और राकेशों के खिलाफ वो गैर मामूली ताकत का मुजाहरा कर सकते थे। दरी असना कुछ माहिरीन दूसरे खिलाड़ियों से लड़ने को तरजीह देते थे और वो राकेशों के मुकाबले में खिलाड़ियों के खिलाफ बहुत ज्यादा ताकत का मुजाहरा कर सकते थे। सैफ अली ने पहले परगेटरी पपेट्स के खिलाफ नाकाबिल यकीन जंगी मेयारात का मुजाहरा किया था, जिससे साबित होता है कि इसने राकेशों से लड़ने में काफी कोशिश की थी। यहां तक कि हिडन सिविल को भी तस्लीम करना पड़ा कि वो राकेशों की लड़ाइयों में सैफ अली जितनी माहिर नहीं थी। फिर भी सकाई हाक की 3 रुकनी पार्टी का सामना करने के बावजूद सैफ अली ने वही गैर मामूली हिकमत अमली और जंगी मेयारात दिखाए। इसकी कारकर्दगी परगेटरी पपेट्स के साथ इसकी लड़ाई से जरा भी कम नहीं थी। इससे साबित हुआ कि वो पीवीपी से भी इतना ही वाकिफ था। जैसे ही हिडन सिविल ने सैफ अली की शनाख्त पर गौर किया, सौरुल समीन और बरसरिकर के दरमियान जंग मजीद शदीद हो गई। उन्होंने इतनी तेजी से वार का तबादला करना शुरू कर दिया कि बहुत से देखने वाले डेमन माहिरीन भी अब जंग के साथ नहीं चल पा रहे थे। लानत हो, अपनी स्किल्स इस्तेमाल न कर पाना बहुत बड़ा मसला है। सकाई हाक मायूस था क्योंकि इसने सैफ अली के जुनूनी हमलों को शिद्दत से पसपा किया। इसकी तकनीक का मेयार सैफ अली से काफी बुलंद था। ऐसी लड़ाई में जहां कोई भी जंगजू स्किल्स अस्पिलिस इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसे सैफ अली का कोई खौफ न होता। फिर भी सैफ अली ने एक ऐसी शकल का इस्तेमाल किया जिसने तेज और सीधे हमले शुरू करने से पहले इसके हमलों की तबाहकुन ताकत को बढ़ाया, इसे किसी न किसी तरह हमले वसूल करने पर मजबूर किया। अगर सैफ अली प्रोजेक्टाइल्स पर इन्हिसार करता
तो वो आसानी से माना कट्टर को इस्तेमाल करने का मौका तलाश कर सकता था ताकि सरजमीन पर बाजी पलट सके। लेकिन जैसे सैफ अली हथियार की सलाहियतों के बारे में जानता था, उसने स्काई हॉक को ऐसा मौका देने से इनकार कर दिया। उसने इसे गैर फाल सूरत-ए-हाल में मजबूर कर दिया। इसे अपने दिफा पर तवज्जो मरकूज करनी पड़ी। नतीजे के तौर पर वो सिर्फ ये देख सकता था कि उसकी HP मुसलसल कम हो रही है। मजीद बरा, सैफ अली ने अभी तक बरसरक शकल अपनी डेमन स्टेटस का इस्तेमाल नहीं किया था। ये ठीक नहीं है। इस मकाम तक के वाकयात पर गौर करते हुए स्काई हॉक को अचानक एक इम्कान का एहसास हुआ कि सैफ अली इससे इतनी देर तक लड़ने की जहमत क्यों करेगा। तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसने हुस्कारती हुए कहा, मैं अब समझ गया। तुमने अभी तक बरसरक शकल का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि तुम नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि कोई चीज तुम्हें ऐसा करने से रोक रही है। तुम शिद्दत से मेरी HP को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम मुझे मेरे साइलेंसिंग AOE छोड़ने से पहले मार सको, है ना? सैफ अली ने स्काई हॉक के इल्जाम का जवाब देने की जहमत नहीं की। इसके बजाय उसने इल्यूजरी शेडो को फाल किया। अगरचे इल्यूजरी शेडो के हमले काफी कमजोर थे, जो आम हमले के नुकसान का सिर्फ 40% डील करते थे, लेकिन हमलों को रोका नहीं जा सकता था। तुम्हारी खामोशी सिर्फ मेरे अंदाजे की तस्दीक करती है। चूंकि तुम अपनी बरसरक शकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुझे अब तुम्हारे अर्द गिर्द मोहतात रहने की जरूरत नहीं है। स्काई हॉक मुस्कुराया। फौरन उसने एक फरेब देने वाली फुटवर्क तकनीक को अंजाम दिया, बहुत तेज रफ्तारी से पीछे हटते हुए। उसने साइलेंसिंग शकल से बचने पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि इसे फतेह की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। यहां तक कि अगर वो बरसरक शकल इस्तेमाल कर सकता या अपनी डेमन स्टेटस में तब्दील हो सकता, तो सैफ अली भी कर सकता था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। एक बार जब वो साइलेंसिंग AOE की रेंज से बाहर हो जाता, तो वो अपनी बरसरक शकल इस्तेमाल कर सकता था। सैफ अली को मारना बाईं हाथ का खेल होगा। सीधे अल्फाज में इस जंग का नतीजा इस बात पर मुनहसिर था कि आया वो साइलेंसिंग AOE से बहिफाजत फरार हो सकता है या नहीं। जैसे ही स्काई हॉक साइलेंसिंग AOE के किनारे की तरफ बढ़ा, इसकी तवज्जो तेज हो गई। नतीजे के तौर पर इसकी HP पर ड्रेन सुस्त होना शुरू हो गया। 10 सेकंड में मैं तुम्हारी साइलेंसिंग शकल से बच जाऊंगा। इतने कम वक्त में मेरी बाकी मानदा HP को खत्म करना नामुमकिन है। मुझे तस्लीम करना होगा, अगरचे तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे ऐसी पोजीशन में मजबूर किया जब से मैंने गॉड्स डोमेन ज्वाइन किया है। तुम्हें इस हकीकत पर फख्र होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी अल्फाज हैं? स्काई हॉक ने सैफ अली की तरफ मगरूराना मुस्कुराहट के साथ देखते हुए पूछा। क्या वाकई? सैफ अली अचानक मुस्कुराया। अगले ही लम्हे एक सियाह साया आसमान से उतरा और स्काई हॉक के पीछे उतरा। ये साया कोई और नहीं बल्कि सैफ अली का डप्पिलगैंगर था। डप्पिलगैंगर ने पहले ही फुलियम बरस्ट को फाल कर दिया था और बरसरिकर पर अपनी तलवारें लहराएं। ये देखकर स्काई हॉक के तासुरात सियाह हो गए। जल्दी से वो घूमा और आने वाले हमलों को हटाने के लिए माना कट्टर का इस्तेमाल किया। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, उसने ड्रैगन्स अथॉरिटी को फाल किया और सोवर्स ऑर्बिट को अंजाम दिया। ड्रैगन्स अथॉरिटी ने फौरन स्काई हॉक पर अफेयर फिर डीबफ लगा दिया। न सिर्फ डीबफ ने बरसरिकर की अटैक पावर को 40% तक कम किया, बल्कि इसने इसकी अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड को भी 40% तक कम कर दिया। स्काई हॉक की अटैक स्पीड में नुमाया कमी के साथ वो सैफ अली और उसके डप्पिलगैंगर दोनों का साथ नहीं दे सका। नतीजे के तौर पर इसे बेबसी से देखना पड़ा, क्योंकि एक के बाद एक तलवार की रोशनी ने इसके जिस्म को काटा और उसकी पहले से कम HP का एक अहम हिस्सा चढ़ा लिया। इसे साइलेंसिंग AOE के किनारे तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड मजीद दरकार थे, फिर भी अब ये लामुत्तना ही दूर लग रहा था। आखिर में स्काई हॉक की HP गिर गई और किट्टी हुई डोर वाली कठपुतली की तरह बरसरिकर का जिस्म जमीन पर गिर गया। तुम्हें इस हकीकत पर फख्र होना चाहिए कि तुमने मुझे अपने डप्पिलगैंगर के साथ मिलकर हमला करने पर मजबूर किया। सैफ अली ने गिरे हुए बरसरिकर को देखते हुए नरमी से कहा। बाब 1586 डेमन किंग का हान। अगरचे सैफ अली ने स्काई हॉक की HP 0 तक पहुंचने के बाद ही बात की थी, लेकिन खिलाड़ी गॉड्स डोमेन में मरने के बाद एक मुख्तसर लम्हे के लिए अपने होश व हवास बरकरार रखते थे। सिर्फ ये कि खिलाड़ी हरकत करने के काबिल नहीं होते थे। तुम? स्काई हॉक ने सैफ अली का बयान सुनकर तकरीबन खून थोक दिया।
अगर इसे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल हासिल होता तो सैफ अली के बेदिमाग वहशियाना हमले इसकी बरसरक शकल को फाल किए बगैर भी इसकी जान ना ले पाते। ताहम स्काई हॉक की HP पहले ही 0 पर पहुंच चुकी थी। अगर वो कुछ कहना भी चाहता तो नहीं कह सकता था। वो सिर्फ नफरत के साथ इंतजार कर सकता था, क्योंकि सिस्टम ने इसे आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड सिमट से बाहर भेज दिया। जब तमाशाई हुजूम ने जमीन पर स्काई हॉक की लाश देखी तो उन्होंने मज़कूरा लाश के पास मौजूद सौरुड समीन की तरफ मोड़ते हुए वाज़े तौर पर थोक निगला। सैफ अली बहुत मजबूत था। ये पहला मौका था कि उन्होंने बतौर माहिर खिलाड़ी महसूस किया कि खिलाड़ी सिर्फ बुनियादी एट्रीब्यूट्स और तकनीकों पर नहीं बल्कि स्किल्स पर इन्हिसार करके जंग पर गलबा हासिल कर सकते। 3 पैक माहिरीन का बैक वक्त सामना करने के बावजूद सैफ अली ने अपनी स्किल्स पर इन्हिसार करते हुए तीनों को मार डाला। सैफ अली की स्किल्स इतनी ताकतवर थीं कि स्काई हॉक की पार्टी जरा भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकी थी। सबसे पहले सैफ अली ने अपने मुखालफीन को डोमेन शकल से दबाया। इसके बाद इसने एक साइलेंसिंग एओई शकल और एक और शकल का इस्तेमाल किया जिसने इसे गार्डियन नाइट को फौरन हलाक करने की इजाजत दी। आखिर में उसने 2 के मुकाबले 1 की जंग लड़ने के लिए अपने डप्पेलगेंगर्स पर इन्हिसार किया। अपनी मुताद्दिद स्किल्स के साथ उसने अपने मुखालफीन के पास मौजूद किसी भी फायदे को कुचल दिया। इस जंग के बाद इन माहिर खिलाड़ियों ने महसूस किया कि स्किल्स और स्किल्स दर हकीकत कितने अहम थे। अब वो समझ गए कि स्किल्स और स्किल्स उनकी खामियों को पूरा कर सकते हैं, उनकी जंगी ताकतों को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि जब जबरदस्त नुकसान के साथ जिदोजहद कर रहे हों, वो जंग का रुख मोड़ने के लिए ताकतवर स्किल्स और स्किल्स की हम आहंगी पर इन्हिसार कर सकते हैं। सैफ अली इसका सबूत था। स्काई हॉक मर गया, बस इस तरह। जब वो मैन हेड क्वार्टर को रिपोर्ट करेगा तो उसे यकीनन डांट पड़ेगी। बर्बट स्पीयर हंसने पर मजबूर हो गया जब उसने स्काई हॉक के जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता गायब होते देखा। हमें वाकई इस पुरस्कार माहिर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुन आफ्रिते के कमांडर के तौर पर फ्लावर ऑफ 7 सन्स में हर कोई इस आदमी की ताकत को तस्लीम करता था। उसने तंजीम में काफी कुछ हासिल किया था। यही वजह थी कि स्काई हॉक हिडन सिविल से इतना गैर मुतमईन था, जिसे हाल ही में इसके राबतों की वजह से सन ऑफ प्राइड के कमांडर के तौर पर तरक्की दी गई थी। हिडन सिविल को तंजीम में बहुत ज्यादा दबाव का सामना था, लेकिन अब जबकि स्काई हॉक डकैती की कोशिश के दौरान मर गया था, वो काफी असर और रसूख खो देगा। पुरस्कार माहिर हिडन सिविल सर हिलाने पर मजबूर हो गई। तलखी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, वो कोई पुरस्कार माहिर नहीं है। दर हकीकत तुम उसे जानते हो। मैं इसे जानता हूं। बर्बट स्पीयर उलझन में था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो मैपल लीफ है। हिडन सिविल ने सैफ अली की दूर दराज शख्सियत को घूरते हुए कहा। अगरचे इसने अपनी जाहिरी शक्ल को काले चौगी के नीचे छुपा रखा था, लेकिन लड़ाई के दौरान उसने जो डप्पेलगेंगर स्किल्स इस्तेमाल की उनमें से एक वही शक्ल है जो मैपल ने दाखिला टेस्ट में इस्तेमाल की थी। वो मैपल भाई है। बर्बट स्पीयर हैरत से खुली आंखों के साथ सैफ अली की तरफ मुड़ा। से यकीन नहीं आ रहा था। सैफ अली न सिर्फ रॉकेशों के खिलाफ मुज़हका खेज हद तक ताकतवर था, बल्कि वो PvP में भी इतना ही ताकतवर था। कमांडर, अगर हम मैपल भाई के साथ अपने ताल्लुकात को गहरा कर सकें तो क्या हमारे पास आइटम को दोबारा हासिल करने का बेहतर मौका नहीं होगा? बर्बट स्पीयर ने जोश से तजवीज दी। हिमम, लेकिन ये इससे पूछने का वक्त नहीं है। हिडन सिविल ने मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। उसने अभी स्काई हॉक को मारा है। यहां तक कि अगर स्काई हॉक इस शिकायत को बर्दाश्त कर सकता है तो एल्डर्स बुजुर्गों के दूसरी तरफ मोड़ने का इम्कान नहीं है। वो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए सब कुछ करेंगे। एक बार जब एल्डर्स ने इसकी असल शनाख्त दरियाफ्त कर ली तो मैपल से राब्ता करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मामले पर कुछ सोचने के बाद बर्बट स्पीयर हिडन सिविल के इस्तेदलाल को समझ गया। फ्लावर ऑफ 7 सन्स एक पुरस्कार तंजीम थी जिससे वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में हर कोई डरता और तजीम करता था। दरी असना स्काई हॉक जैसे कमांडर को मारने वाले पुरस्कार खिलाड़ी की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी, जल्द अबदे। दीगर सुपर पावर्स फ्लावर ऑफ 7 सन्स पर हंसेंगी और मजाक उड़ाएंगी। अगर तंजीम अपनी साख बरकरार रखना चाहती है तो वो खामोश बैठकर कुछ नहीं कर सकती, वरना तंजीम का वकार खौफ में मिल जाएगा।
जबकि तमाशाई खिलाड़ी सैफ अली और जंग पर तबादला ख्याल कर रहे थे, सौरभ समीन ने वो लूट मार जमा करना शुरू कर दी जो स्काई हॉक और उसकी पार्टी ने गिराई थी। स्काई हॉक, रेडिकोल्स और ऑनिक हंटर सभी हकीकी पैक माहिरीन थे। उनके इस्तेमाल करदा हर हथियार और इक्विपमेंट का टुकड़ा बेहतरीन था। जब स्काई हॉक मर गया तो न सिर्फ इसने लेवल 45 डार्क गोल्ड प्लेट आर्मर दस्ताने गिराए, बल्कि इसने एक खान सींग भी गिराया जिससे घनी शैतानी ताकत निकल रही थी। जैसे ही ये जमीन पर पड़ा, उसने हवा में शैतानी ताकत को कई गना बढ़ा दिया। ये किया है, सैफ अली ने तजस्सुस से हान उठाया और उसका मुआयना किया। डेमन किंग का हार्न एपिक रैंक कंज्यूमेबल। ये हार्न एक जिंदा डेमन किंग की ताकत रखता है। हार्न को फाल करने से आप इस ताकत के साथ हमला कर सकेंगे जो इस डेमन किंग के पास अपनी जिंदगी के दौरान थी। डेमन किंग की ताकत को फाल करने के लिए 30,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च होंगे। मजीद 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। सैफ अली हक्का बका रह गया जब इसने डेमन किंग के हार्न की तफसील पढ़ी। एक लम्हे बाद खुशी ने इसके दिल को जकड़ लिया। एक एपिक कंज्यूमेबल। ये आइटम आम एपिक आइटम से कहीं ज्यादा नायाब थी और ये वाज़ेह था कि स्काई हॉक ने इसे अपने शराय पॉइंट से खरीदा था। ताहम ऐसा लगता था कि बरसरिकर सैफ अली को मारने की इतनी जल्दी में था कि इसने पाबंदी की मुद्दत को नजरअंदाज कर दिया। आखिर में स्काई हॉक ने डेमन किंग का हार्न गिरा दिया। जब स्काई हॉक को एहसास होगा कि इसने ये आइटम खो दी है तो वो पछतावे से मर जाएगा। यहां तक कि सैफ अली भी स्काई हॉक पर थोड़ा तरस खाए बगैर न रह सका। कहने की जरूरत नहीं, स्काई हॉक ने डिवाइन सरकेस से हासिल करदा ज्यादातर, अगर तमाम नहीं, शराय पॉइंट्स इस आइटम पर खर्च किए थे। अगर सैफ अली उसकी जगह होता तो वो अपने पॉइंट्स हार्न पर खर्च न करता। आखिरकार ये महज एक कंज्यूमेबल काबिल इस्तेमाल आइटम थी। इसके इस्तेमाल की गिनती खर्च होने के बाद ये गायब हो जाएगी। ताहम सैफ अली को तस्लीम करना पड़ा कि आइटम अपने महदूद इस्तेमाल की गिनती की वजह से हैरान कुन ताकत का मुजाहरा कर सकती है। इसके साथ एक खिलाड़ी एक लम्हे में एपिक आइटम की तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकता था। गॉड्स डोमेन में डेमन किंग्स टायर 5 के वजूद थे। अगरचे उनकी लाइफ रेटिंग्स फॉलन एंजल्स से कम थी, लेकिन वो फिर भी टायर 5 मखलूक थे। अपने तौर पर उनके पास पूरी सल्तनत को तबाह करने के लिए काफी जंगी ताकत थी। सैफ अली की पिछली जिंदगी में काफी डेमन किंग्स गॉड्स डोमेन में घूमते थे। इन डेमन किंग्स ने इन सल्तनतों को नुमाया तौर पर तब्दील कर दिया था जिनमें वो उठे थे। इन डेमन किंग्स को शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ मकामी गिल्ड्स ने फलकियाती कुर्बानियां दी थीं। क्या इस साथी ने किसी मीथक मॉन्स्टर पर छापा मारने का इरादा किया था? सैफ अली ने सोचा जब इसने डेमन किंग के हार्न को देखा। चूंकि डेमन किंग का हार्न खिलाड़ी को डेमन किंग की ताकत इस्तेमाल करने की इजाजत देता था, खिलाड़ी टायर 5 मखलूक का हमला शुरू कर सकता था। एक टायर 5 हमला टायर 5 मॉन्स्टर को भी शदीद जख्मी कर सकता था अगर इससे सही तरीके से ना निपटा जाता। ताहम मौजूदा खिलाड़ियों के लिए टायर 5 मॉन्स्टर्स अमली तौर पर नाकाबिल तस्खीर थे। गेम के इस मरहले पर कोई भी खिलाड़ी टायर 5 मखलूक को चैलेंज करने के लिए इतना बेवकूफ नहीं होगा। स्काई हॉक इस आइटम को खरीदने की वाहिद वजह टायर 4 मीथक मॉन्स्टर का सामना करना हो सकती थी। अगरचे मीथक मॉन्स्टर्स मौजूदा खिलाड़ियों के लिए अभी भी नाकाबिल तस्खीर थे, लेकिन डेमन किंग के हार्न और चंद दीगर ताकतवर अशिया की मदद से इसे नीचे लाना मुमकिन था। अब जबकि सैफ अली ने डेमन किंग का हार्न हासिल कर लिया था, उसने मुस्तकबिल में मीथक मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए एक और ट्रम्प कार्ड हासिल कर लिया था जो एलिमेंटल सोर्सेज से भी ज्यादा मजबूत था। वो उसे लेवल 50 के सफर लार्ज स्केल टीम डंजे में फाइनल बॉस से निपटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। वाहिद मसला डेमन किंग के हार्न को फाल करने के लिए मैजिक क्रिस्टल्स की ज्यादा जरूरत थी। कोई भी गिल्ड 30,000 मैजिक क्रिस्टल्स से अलग होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। यहां तक कि जीरो विंग भी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बहुत से पहलू गिल्ड के मैजिक क्रिस्टल्स का मुतालबा करते थे। अभी जीरो विंग 10,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। 30,000 तो दूर की बात है। छोड़ो उसे, ये बिल्कुल ना होने से बेहतर है। एक लम्हे के लिए सूरत हाल पर गौर करने के बाद सैफ अली ने डेमन किंग के हार्न को अभी के लिए एक तरफ रखने का फैसला किया, वर्ड सिमट के एपिक एरिया की तरफ बढ़ते हुए। दरी असना सैफ अली की तरफ से स्काई हॉक की पार्टी के अकेले हाथ से खात्मे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई
जो तेजी से मुख्तलिफ सुपर पावर्स के कानों तक पहुंच गए। बाब 1587 पुरस्कार माहिर। ऊंची दीवारों से महफूज एक गिल्ड टाउन की सड़कों पर खिलाड़ियों की चहल पहल थी। इन खिलाड़ियों में से काफी सारे आर्किटेक्ट्स थे जो हर किस्म की इमारतों की तामीर में मसरूफ थे। कस्बे के एक ओपन एयर रिसतूरा की ऊपरी मंजिल से गहरे सुरमई आर्मर में मलबूस एक उधेड़ उम्र आदमी खामोशी से इन आर्किटेक्ट्स को देख रहा था। इसकी कुर्सी के पास शोले की शक्ल की ढाल रखी थी। अचानक एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ, उधेड़ उम्र आदमी की तरफ भागा। अंकल युआन, कुछ बड़ा हुआ है, नौजवान ने जोश से इत्तला दी। हमें अभी खबर मिली है कि सकाई हाक, फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के कमांडरों में से एक, मारा गया है। जेर बहस उधेड़ उम्र आदमी कोई और नहीं बल्कि सीक्रेट पवेलियन का युआन टाइशेन था। वो पहले ही लेवल 50 तक पहुंच चुका था और लेवल 50 का फाइन गोल्ड रैंक वाला लैंड स्लाइड सीट पहने हुए था। शील्ड वॉरियर्स के लिए एक सेट एक्विपमेंट जो सिर्फ लेवल 50 100 रुकनी टीम डंजनस से हासिल किया जा सकता था। सकाई हाक मारा गया, युआन टाइशेन हैरत से नौजवान की तरफ मुड़ा। ये कैसे मुमकिन है? क्या किसी ने इस पर घात लगाने के लिए माहिर टीम को मुनज़्ज़म किया? नहीं, ये दुरुस्त नहीं हो सकता। हम यहाँ सेवन सन्स के कमांडरों में से एक के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लावर ऑफ सेवन सन्स यकीनन इस तरह के धचके को बर्दाश्त नहीं करेगी। सकाई हाक फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के सिर्फ 7 कमांडरों में से एक था। इसकी इनफरादी ताकत कातिल तंजीम में भी सबसे ऊपर थी। युआन टाइशेन को इस बात पर यकीन करना वाकई मुश्किल लगा कि मुट्ठी भर खिलाड़ी ऐसे माहिर को मार सकते। वाहिद इम्कान ये था कि किसी सुपर पावर ने इस आदमी पर घात लगाने के लिए एक छोटी फौज को मुनज़्ज़म किया हो। उन्हें इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ताकतवर टूल्स की भी जरूरत होगी कि वो फरार न हो सके। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमने सुना है इसकी बुनियाद पर ऐसा लगता है कि सकाई हाक और उसके 2 करीबी साथियों ने दूसरे खिलाड़ी को लौटने की कोशिश की। आखिर में इस खिलाड़ी ने बाजी पलट दी और तीनों अपनी जान से हाथ धो बैठे। नौजवान ने हकलाते हुए वजाहत की। सकाई हाक अपने आदमियों को एक खिलाड़ी को मारने के लिए ले गया, लेकिन उसके बजाय खुद मर गया। ये कैसे मुमकिन है? युआन टाइशेन और भी ज्यादा हैरान था। न सिर्फ सकाई हाक मर गया था, बल्कि उसे एक अकेले खिलाड़ी ने भी मारा था। इस आदमी को सूरत-ए-हाल में अददी फायदा भी हासिल था। युआन टाइशेन ने नौजवान के अल्फाज पर कितना ही गौर किया, वो एक मजाक की तरह लग रहे थे। ये सच है? ये जंग की वीडियो है, नौजवान ने जल्दी से रिकॉर्डिंग रिले करते हुए कहा। वीडियो मैदान जंग से कुछ फासले पर रिकॉर्ड की गई थी, इसलिए लड़ाई की तफसीलात वाज़ेह नहीं थी। ताहम सकाई हाक का माना कट्टर था। इसमें कोई शक नहीं था कि टूटी हुई तलवार चलाने वाला बरसरिकर वाकई सकाई हाक था। कितनी ताकतवर स्किल्स! अगरचे युआन टाइशेन जंग का पूरा अमल वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकता था, लेकिन वो कमोबेश इस वजह का अंदाजा लगा सकता था कि सकाई हाक की पार्टी क्यों हारी। वो खिलाड़ी आखिर है कौन? हम पहले ही इस मामले की तहकीकात के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से हम वीडियो से सिर्फ महदूद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगरचे फ्लावर ऑफ सेवन सन्स को मजीद तफसीलात तक रसाई हासिल होनी चाहिए, लेकिन तंजीम में हमारे जासूस मालूमात तक रसाई हासिल करने के लिए बहुत निचले दर्जे के। गिल्ड लीडर ने पहले ही हमसे कहा है कि इस माहिर को जल्द अज जल्द तलाश करें, और उन्होंने कहा है कि हम फ्लावर ऑफ सेवन सन्स को हमसे पहले खिलाड़ी तक पहुंचने की इजाजत नहीं दे सकते। मैं समझ गया। मैं मामले को देखने की पूरी कोशिश करूंगा। युआन टाइशेन के वीडियो खत्म करने के बाद वो इस पुरस्कार माहिर में दिलचस्पी लेने लगा जिसने सकाई हाक की 3 रुकनी पार्टी को मार डाला था। उसने फौरन अपने मातहतों को जंग की वीडियो की तहकीकात का हुक्म दिया। दरी असना गार्ड्स डोमेन की दीगर सुपर पावर्स ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। इस मकाम पर सैफ अली, जो इस हंगामे से बिल्कुल बेखबर था, वर्ड सिमट के एपिक शराय एरिया में पहुंच गया। डार्क गोल्ड और फाइन गोल्ड इलाकों के मुकाबले में एपिक एरिया खिलाड़ियों से खाली था। इलाके में शानदार एपिक शरायस गैर मकबूजा रहे। सैफ अली को मज़ारात पर किसी मुकाबले के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। गार्ड क्रिस्टल्स एपिक आइटम्स की तरह कीमती नहीं है, लेकिन शराय की मुश्किल ऊंचाई के साथ बढ़ जाती है। इसी मुनासबत से मज़ारात को मजीद खजाने पेश करने चाहिए। मैं सबसे निचले मज़ारात में गार्ड क्रिस्टल्स तलाश करने के काबिल हो सकता हूँ।
पहाड़ के किनारे पर मौजूद एपिक श्राइन्स के फौरी मुआयने के बाद सैफ अली ने अपना मिशन शुरू किया। एपिक एरिया के सबसे निचले इलाके में कल 21 एपिक श्राइन्स थीं। सैफ अली ने इस मामले पर ज्यादा नहीं सोचा और करीब तरीन मजार के पास पहुंच गया। जब वो मजार के दाखिली दरवाजे पर पहुंचा तो सैफ अली ने अपने सामने वाले दरवाजों पर हाथ रखा। सिस्टम इन्फीरियर लेजेंडरी शराइन की का पता चला। आप एपिक शराइन के दरवाजे खोलने के अहल हैं। क्या आप उन्हें खोलने के लिए 1000 मिनट खर्च करना चाहते हैं? सैफ अली ने सिस्टम नोटिफिकेशन देखते ही बगैर किसी हिचकिचाहट के एग्री पर क्लिक किया। फौरन मजार के दरवाजे खुल गए, जिससे सैफ अली को दाखिल होने की इजाजत मिली। जिस लम्हे सैफ अली मजार में दाखिल हुआ, इसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और दुनिया में दाखिल हो गया हो। वो बादलों के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और वक्ता फौकता सैफ अली ने उड़ते हुए दरिंदों को ऊपर मंडलाते देखा। ये राक्षस खौफनाक हद तक मजबूत थे और उनमें से सबसे कमजोर भी लेवल 150 का ग्रेट लॉर्ड था। इनमें से कुछ उड़ने वाले दरिंदे लेवल 180 के मीथक मोनस्टर्स भी थे। इन राक्षसों में से कोई भी आसानी से सैफ अली की जिंदगी बुझा सकता था। प्लेटफॉर्म के बीच में मुताद्दिद इंसानी नुमा मुजस्समे नस्ब किए गए थे और हर मुजस्समे के सामने बारबासी क्रिस्टल बक्सों में शानदार अशिया रखी गई थी। इस फासले से भी सैफ अली बता सकता था कि उन अशिया में से हर एक गैर मामूली तौर पर कीमती है। जब सैफ अली ने इसके सामने मौजूद अशिया का मुआयना करने के लिए मुजस्समों में से एक के करीब जाने की कोशिश की तो एक और सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज इसके कानों तक पहुंची। सिस्टम आप मुताद्दिद मुजस्समों के सामने एक आइटम का इंतखाब कर सकते हैं। जब तक आप जरूरियात को पूरा करते हैं, आप अपनी मतलूबा आइटम हासिल कर सकते हैं। अगर आप दी गई वक्त की हद के अंदर जरूरियात को पूरा करने में नाकाम रहते हैं तो आपको खुद ब खुद मजार से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। यकीनन सिस्टम खिलाड़ियों को ये अशिया आसानी से लेने नहीं देगा। सैफ अली खास तौर पर हैरान नहीं था। अगरचे वर्ल्ड सिमेंट में हर मजार अपने इनामात पेश करता था, लेकिन हर मजार खिलाड़ियों को दाखिले पर इनाम नहीं देता था। कुछ ने खिलाड़ियों से कुछ टेस्ट पास करने का मुतालबा किया। शराय ऑफ दी लॉर्ड ऑफ डेस्ट्रक्शन, जिसका सैफ अली ने पहले दौरा किया था, ऐसी ही एक मिसाल थी। अगर खिलाड़ी अपनी ताकत की बुनियाद पर मुनासिब मजारात का इंतखाब नहीं करते तो वो खाली हाथ वापस जा सकते थे। प्लेटफॉर्म पर कल 12 मुजस्समे थे। मुजस्समों के सामने मौजूद अशिया में 4 खराब अशिया थीं और 5 बरकरार एपिक इक्विपमेंट के टुकड़े, 2 एपिक हथियार और 1 एपिक आइटम थी। गार्ड्स डोमेन में हुसूल की दुश्वारी के मुताबिक एपिक आइटम हासिल करना सबसे मुश्किल होगा, जबकि खराब अशिया सबसे आसान होंगी। मुख्तलिफ मुजस्समों की मुश्किल की सतह का तयन करना निस्बतन आसान था। ताहम इसमें से कोई भी सैफ अली के लिए अहमियत नहीं रखता था। आखिरकार वो यहाँ अमली अशिया के लिए नहीं था। गार्ड क्रिस्टल्स उसका वाहिद मकसद थे। बराकरम ये एक गार्ड क्रिस्टल हो। सैफ अली फिर खराब आइटम वाले मुजस्समों में से एक के करीब गया। जिस लम्हे इसने अपना इंतखाब किया, इसके सामने पत्थर का मुजस्समा टूटने लगा। हटे हुए पत्थर ने 2 हाथ वाली तलवार चलाने वाले और सुनहरी आर्मर पहने एक मजबूत आदमी को जाहिर करने के लिए गिरना शुरू किया। शराय नाइट हाई ह्यूमन टायर 4 सौरोड एम्परर लेवल 100 HP 20:000/20:000:000। जिस लम्हे शराय नाइट नमूदार हुआ, सैफ अली ने एक बेमिसाल दबाव महसूस किया। आमतौर पर एनपीसी की जंगी तकनीकें इसी लेवल और टायर के रॉकेशों से कहीं ज्यादा मजबूत होती थीं। मजीद बरा, इसके सामने मौजूद एनपीसी एक हाई ह्यूमन था। हाई ह्यूमनस गार्ड्स डोमेन बर्रे आजम में आबाद मौजूदा इंसानों के बरक्स थे। हाई ह्यूमनस गार्ड्स डोमेन में तवील अरसे से मदूम हो चुके थे। बहुत पहले देवताओं ने हाई ह्यूमनस को बरकत दी थी और उनकी लाइफ रेटिंग उनके आम मौजूदा कजन से कहीं ज्यादा थी। वो हकीकी इंसानी नुमा राकुशस थे। दर हकीकत वो अफसाने जो ड्रैगन को मारने वाले इंसानों के बारे में बात करते थे, वो मौजूदा इंसानों का नहीं बल्कि हाई ह्यूमनस का हवाला देते थे। मौजूदा इंसानों की लाइफ रेटिंग ड्रैगन से बहुत कम थी और यहाँ तक कि एक टायर 5 एनपीसी भी आम टायर 5 ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता था। ताहम हाई ह्यूमनस ड्रैगन से लड़ सकते थे और उन्हें शिकस्त दे सकते थे।
हाई ह्यूमनस कितने ताकतवर थे इसकी एक और मिसाल के तौर पर सैफ अली के सामने टायर 4 शराय नाइट इसी लेवल के मीथक मोनस्टर्स को आसानी से मार सकता था जैसे वो चींटियां। बाब 1588 बिल्ड लाइन में बेहतरी। प्लेटफॉर्म पर शराय नाइट को ढांपने वाला पत्थर बखर जाने के बाद उसने सैफ अली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सूरत हाल ने तरक्की की, सैफ अली ने जो दबाव महसूस किया वो बढ़ता गया। अगर सैफ अली को मालूम न होता कि मजार की आजमाइशें चैलेंज करने वालों को नहीं मारेंगी, तो वो मुमकिना तौर पर अपने दिफा के लिए इबसोलेविट डोमेन का इस्तेमाल करता। चैलेंजर, आपके पास दो इंतखाब हैं। पहला, मेरे तमाम हमलों को चकमा देना है। दूसरा, जंगी मेयारात में मुझसे आगे निकलना है। आपकी वक्त की हद 3 घंटे है। आपके पास गौर करने के लिए 3 मिनट है। अगर आप 3 मिनट में फैसला नहीं करते हैं तो आपको खुद ब खुद मजार से बाहर निकाल दिया जाएगा, शराय नाइट ने मशीनी अंदाज में वजाहत की। इसके तमाम हमलों को चकमा देना, जंगी मेयारात में इससे आगे निकलना। सैफ अली ने अपने सामने मौजूद शराय नाइट पर गहरी नजर डाली। एक लम्हे के गौर व खौज के बाद उसने ऐलान किया, मैं दूसरे ऑप्शन का इंतखाब करता हूं। शराय नाइट एक टायर 4 सौरोड एम्परर था। यहां तक कि अगर एनपीसी सैफ अली के लेवल का होता तब भी इसके हमले कोई मामूली बात नहीं होते। मजीद बरा, सैफ अली अभी भी कमजोर हालत में था। इससे सौरोड एम्परर के हर हमले को चकमा देना और भी मुश्किल हो जाएगा। तकनीकों में शराय नाइट का मुकाबला करना चैलेंज को साफ करने का इसका वाहिद मौका था। आमतौर पर एनपीसी के टायर 3 तक पहुंचने के बाद उनके जंगी मेयारात आम माहिर खिलाड़ियों के बराबर होते थे। कुछ ताकतवर टायर 3 एनपीसी रिफाइनमेंट रूम तक भी पहुंच सकते थे। एनपीसी के आला एट्रीब्यूट्स समेत टायर 3 एनपीसी आमतौर पर टायर 3 खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते थे। यहां तक कि सबसे कमजोर टायर 4 एनपीसी के जंगी मेयारात रिफाइनमेंट रूम में थे और ज्यादा ताकतवर वाइड रूम तक भी पहुंच सकते थे। यहां तक कि टायर 4 के पैक माहिरीन भी माजी में टायर 4 एनपीसी को उकसाने की जुर्रत नहीं करते थे। जहां तक उन हीरोज का ताल्लुक है जिन्हें कस्बों और शहरों की हिफाजत के लिए बुलाया गया था, जो टायर 4 तक पहुंचने की सलाहियत रखते थे, उन्हें वाइड रूम तक पहुंचने में कोई मसला नहीं था। यही वजह थी कि वो कस्बों और शहरों को तलब कर सकते थे। अगरचे सैफ अली कमजोर हालत का शिकार था, लेकिन इसके जंगी मेयारात मुतासिर नहीं हुए थे। मजीद बरा, तकनीक के जरिए टायर 4 एनपीसी के खिलाफ मुकाबला करना एक नादिर मौका था। खिलाड़ियों के बरक्स एनपीसी की जंगी तकनीकें कहीं ज्यादा बेहतर थीं। उनका इतलाक खिलाड़ियों को दंग भी कर सकता था। बेहतरीन, चलो जंग शुरू करते हैं। फिर इस दौरान मेरे बुनियादी एट्रीब्यूट्स अब के बराबर गिर जाएंगे। मुझे टायर 2 पर भी सीट किया जाएगा। हम में से किसी को भी इस लड़ाई के दौरान कोई स्किल्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। आपको किसी भी टूल्स के इस्तेमाल से भी मना किया गया है। आप मेरी एचपी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के बाद ही ट्रायल मुकम्मल करेंगे, शराय नाइट ने सर हिलाते हुए कहा। इसकी चमक फिर कमजोर होने लगी क्योंकि शराय नाइट लेवल 100 सौरोड एम्परर से लेवल 61 सौरोड मास्टर पर गिर गया। एक मुख्तसर लम्हे के लिए सैफ अली ने पाबंदी महसूस की। फिर एक नोटिफिकेशन जाहिर हुआ जिसमें इसे बताया गया कि उसे आर्जी तौर पर स्किल्स टूल्स इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। शराय नाइट के पास अब 10 लाख एचपी बाकी थी। सैफ अली के लिए यह जंग जल्द खत्म करना मुकम्मल तौर पर मुमकिन था, यहां तक कि अपनी जंगी तकनीकों पर इन्हिसार करते हुए भी। इससे पहले कि सैफ अली तैयारी कर सकता, शराय नाइट उसके सामने नमूदार हुआ। इसकी सुनहरी अजीम तलवार सुनहरी रोशनी की लकीर में तब्दील हो गई जिसने सैफ अली पर तेजी से पेदर पे वार किया। इतना तेज, सैफ अली ने फौरन सोवर्ड्स ऑर्बिट को अंजाम दिया जैसे ही शराय नाइट का ब्लेड नीचे आया। शराय नाइट की हरकत में हिचकिचाहट का एक जर्रा भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे एनपीसी अकली सोच के बजाय जिबिल्लत पर हरकत करता है। वो खिलाड़ियों के बरक्स था जो आमतौर पर कार्रवाई करने से पहले सोचते थे। तकरीबन फितरी हरकत ने शराय नाइट को ऐसे हमले करने की इजाजत दी जो इतने तेज थे कि सैफ अली पहले से अपना दिफा नहीं कर सकता था। नतीजे के तौर पर सैफ अली को आने वाले हमलों से खुद को बचाने के लिए सोवर्ड्स ऑर्बिट जैसी गैर फाल दिफाई तकनीकों पर इन्हिसार करना पड़ा। डींग डींग डींग, धाती आवाजें प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी क्योंकि शानदार चिंगारियां हुआ में रोशन हो गई। अगर दूसरे खिलाड़ी ये देखते तो वो हिकी बके रह जाते।
जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दोनों जंगजुओं की हरकत तेज और हमवार होती गईं, और कोई भी आम माहिर इस मंजर से मगलूब हो जाता। अगरचे सैफ अली और शराय नाइट के झूले नाकाबिल यकीन हद तक तेज थे, लेकिन उनकी रफ्तार ज्यादा अटैक स्पीड का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये उनके फितरी अमल की वजह से थी। यहां तक कि कई मिनट तक वार का तबादला करने के बाद भी किसी भी फरीक ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसा कि एक सौरोड एम्प्रेस से तवक्को की जाती है, अगर मैं इसके हमलों को रोकने के लिए सोवर्स ऑर्बिट पर इन्हिसार नहीं करता तो वो मुमकिना तौर पर मुझे बहुत जल्द मार डालेगा। सैफ अली अपनी तल्ख मुस्कुराहट पर काबू न रख सका जब उसने एनपीसी के जुनूनी हमलों को हटाया। शराय नाइट से लड़ने ने सैफ अली को याद दिलाया कि एनपीसी कितने ताकतवर थे। उनकी यकसा तौर पर ज्यादा अटैक स्पीड के बावजूद शराय नाइट ने उनके रद्द अमल की रफ्तार में फर्क की वजह से सैफ अली को मगलूब कर दिया। ये नहीं चलेगा, मैं इसे घसीटने की इजाजत नहीं दे सकता। ये महसूस करते हुए कि इसका कोई भी हमला शराय नाइट तक नहीं पहुंचा, सैफ अली ज्यादा साजगार खित्ता तलाश करने के लिए पीछे हट गया। अगरचे शराय नाइट के पास सैफ अली जैसे ही बुनियादी एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन एनपीसी के पास कहीं ज्यादा स्टेमिना और इर्तिकाज था। सैफ अली को एक सेकंड के लिए भी शक नहीं था कि शराय नाइट बर्दाश्त की जंग में इसे पीछे छोड़ सकता है। जैसे ही सैफ अली पीछे हटा, उसने जल्द ही प्लेटफॉर्म के किनारे के करीब लंबे दरख्तों का एक छोटा सा झुंड दरियाफ्त किया। ये काम करना चाहिए। सैफ अली ने फौरन छोटे झुंड की तरफ अपना रास्ता बनाया। खिलाड़ियों के बरक्स एनपीसी अपने इर्द गिर्द का फायदा उठाने में अच्छे नहीं थे। ये हकीकत टायर 4 एनपीसी के लिए भी दुरुस्त थी। अगर वो शराय नाइट के हमलों के एक हिस्से को रोकने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करता तो उसे नुकसान पहुंचाने के ज्यादा मौके मिलते। ताहम जैसे ही सैफ अली ने प्लेटफॉर्म का मरकजी इलाका छोड़ा, शराय नाइट ने अपने हमले रोक दिए और पीछे की तरफ छलांग लगा दी। जंग से दस्तबरदार हो गया। एनपीसी फिर मुड़ा और अपनी असल पोजीशन पर वापस चला गया। लानत, क्या ये वाकई हो रहा है? सिस्टम मुझे जीतने का मौका भी नहीं देगा। सैफ अली बेजबान रह गया जब उसने शराय नाइट को अपनी असल हालत में वापस आते देखा। अगर वो प्लेटफॉर्म के मरकजी इलाके से बाहर नहीं लड़ सकता था तो वो खतों का फायदा नहीं उठा सकेगा। अगर वो शराय नाइट के साथ बेदिमागी से वार का तबादला करता रहा तो वो खुद को थका देगा और अपने 3 घंटे खत्म होने से पहले ही मर जाएगा। ये ट्रायल इतना मुश्किल क्यों है, हालांकि ये सबसे निचला एपिक शराय है? सैफ अली ने मायूसी की लहर को अपने ऊपर धोते हुए महसूस किया जब उसने बेहरकत शराय नाइट को घूरा। चाहे वो खिलाड़ी हों या एनपीसी, जब तक वो वाइड रिम तक पहुंच जाते उन्हें अपने इर्द गिर्द की नक्लो हरकत की वाज़ेह समझ होती। इसके अलावा शराय नाइट तकरीबन फितरी हमले कर सकता था। डोमेन रिम के माहिरीन के अलावा सैफ अली को शक था कि कोई भी शराय नाइट के जंगी मयारात को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। बिलाशुबा एक तरीका था जिससे वाइड रिम के खिलाड़ी शराय नाइट जैसे एनपीसी को शिकस्त दे सकते थे, एक एडवांस्ड ऑफेंसिव कम्बैट टेक्निक। लेकिन अब भी सैफ अली ने सिर्फ बुनियादी ऑफेंसिव कम्बैट टेक्निक सीखी थी। उसने सिर्फ 2 एडवांस्ड कम्बैट टेक्निक्स सीखी थी, जिनमें से एक वाइड स्टेप्स थी जबकि दूसरी सोवर्स ऑर्बिट थी। वाइड स्टेप्स एक फुटवर्क तकनीक थी और वाइड रिम एनपीसी और खिलाड़ियों के खिलाफ गैर मुअस्सिर थी। जहां तक सोवर्स ऑर्बिट का ताल्लुक है, ये बुनियादी तौर पर एक दिफाई जंगी तकनीक थी। इसे हकीकी जारहाना जंगी तकनीक नहीं समझा जा सकता था। क्या हार मानना ही मेरा वाहिद इंतखाब है? सैफ अली ने सूरत हाल पर गौर करने के लिए एक लम्हा लिया। अपनी स्किल्स और स्किल्स को इस्तेमाल करने के काबिल न होने की वजह से वो अपने बड़े फवाइद में से एक खो चुका था। वो अपनी तवज्जो को बढ़ाने के लिए सिविल वाटर क्रिस्टल ऑफ सोलिस का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, जो उसने सिविल आरिब के साथ तैयार किए थे। इन इख्तियारात के बगैर इसे शराय नाइट को शिकस्त देने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर ये घसीटता रहा तो वो सिर्फ अपना कीमती वक्त जाय करेगा। जैसे ही सैफ अली ने अपने बैग में ऐसी अशिया तलाश की जो उसकी मदद कर सकें, इसे डार्क आयरन बिल्ड लाइन मिली। पाबंदी की मुद्दत पहले ही खत्म हो चुकी थी और वो अब बिल्ड लाइन इस्तेमाल कर सकता था। खुशकिस्मती से ये ममनुआ आइटम के तौर पर शुमार नहीं होती थी। ये ठीक है, मैं बिल्ड लाइन के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। सैफ अली हंसा जब इसने अपने बैग में डार्क आयरन बिल्ड लाइन को देखा। जब इस्तेमाल किया जाता तो बिल्ड लाइंस खिलाड़ी की लाइफ रेटिंग को बेहतर बनाती थी।
जब गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ी की लाइफ रेटिंग बढ़ती तो उनके वजूद का हर पहलू बेहतर होता। रद्द अमल की रफ्तार, स्टेमिना और इर्तिकाज उन पहलुओं में से सिर्फ चंद थे। सैफ अली ने अपने बैग से डार्क आयरन बिल्ड लाइन निकाली। पिस्टल की बोतल का ढक्कन हटाते हुए उसने इसके अंदर मौजूद सियामाए पी लिया। बाब 1589 खौफनाक बिल्ड लाइन ताकत। जैसे ही सैफ अली ने डार्क आयरन बिल्ड लाइन इस्तेमाल की, प्लेटफॉर्म पर और उसके आसपास का माना इसके जिस्म के गिर्द जमा होने लगा। अचानक इसके ऊपर और नीचे 2-3 गन्ना जादुई सर्किट्स नमूदार हुए। ऐसा लगता था जैसे जादुई सर्किट्स ने एक रुकावट बना ली हो जिसने सैफ अली को घेर लिया। अर्ध गिर्द का माना फिर सैफ अली के ऊपर 3 गन्ना सर्किट में डाला गया और सुनहरी आसमानी तहरीरें इसके जिस्म को घेरने लगे। जैसे जैसे सैफ अली के अर्ध गिर्द मजीद आसमानी तहरीरें नमूदार हुईं, इसकी चमक शदीद हो गई। जब आसमानी तहरीरों ने सैफ अली को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया तो सुनहरी रोशनी का एक सुतून सैफ अली के जिस्म से निकला और आसमान में गोली की तरह गया। सुनहरी सुतून ने एक ऐसी चमक बखेरी जो शराय नाइट से भी ज्यादा मजबूत थी। चंद सेकंड बाद रोशनी का सुतून खत्म होना शुरू हो गया और प्लेटफॉर्म पर सुकून वापस आ गया। एक बार जब प्लेटफॉर्म अपनी असल हालत में वापस आया, सैफ अली ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। इसकी पहले की सियाह आंखों में अब चांदी का निशान था। दरी असना, इसकी चमक जिसे वो आम तौर पर दबाता था, बह निकली। अगर कोई आम खिलाड़ी उसे अब देखता तो वो फर्ज कर लेता कि सैफ अली एक एनपीसी है, खिलाड़ी नहीं। ना सिर्फ इसने एक दबंग चमक बखेरी बल्कि इसकी नजर में एक नाकाबिल बयान सर्द मेहरी भी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे सैफ अली पुरसुकून और अक्ली रह सकता है, चाहे उसकी सूरत हाल कुछ भी हो। तो ये डार्क आयरन बिल्ड लाइन की ताकत है। सैफ अली हैरान था जब उसने अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों पर अमल करने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं था कि वो इंतहाई पुरजोश था, लेकिन इससे पहले कि ये एहसास अपने उरूज पर पहुंचता, सुकून की एक लहर ने इसके दिमाग पर हमला किया, जिससे इसे फौरी सुकून मिला। यहां तक कि इसके माहौल के बारे में उसका तसव्वुर भी बदल गया था। इससे पहले इसे अपने इर्द गिर्द की नकलो हरकत को दुरुस्त तरीके से समझने के लिए अपनी जहनी ताकत का ज्यादातर हिस्सा मुख्तस करने की जरूरत थी। ताहम अपनी तवज्जो का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लगाने के बावजूद वो अब अपने माहौल की शदीद समझ हासिल कर सकता था। ये बेहतरी सैफ अली की तवक्कुआत से तजावुज कर गई थी। गार्ड्स डोमेन में वाइड रिल्म तक पहुंचने की सलाहियत रखने वाला हर माहिर सफर गिल्ड में आला दर्जा रखने का अहल था। माहिरीन जो अभी वाइड रिल्म तक पहुंचे थे, उन्हें अब भी अपने माहौल का मुशाहिदा करने पर तवज्जो मरकूज करनी पड़ती थी। यहां तक कि तजुर्बाकार वाइड रिल्म माहिरीन को भी ऐसा करने के लिए अपनी जहनी कुव्वत का काफी हिस्सा मुख्तस करना पड़ता था। फिर भी अब सैफ अली को वही नतीजा हासिल करने के लिए अपनी आधी तवज्जो भी मुख्तस करने की जरूरत नहीं थी। डार्क आयरन बिल्ड लाइन से मिलने वाला फरोग वाकई खौफनाक था। हकीकी दुनिया और गार्ड्स डोमेन दोनों में इंसान की जहनी ताकत की एक हद थी। हर कोई मल्टीटास्क नहीं कर सकता था। माहिरीन ताहम ये महारत रखते थे। बिलाशुबा वो अपनी तवज्जो तकसीम करते वक्त सादा कामों तक महदूद थे। अगर किसी माहिर को किसी पेचीदा मसले का सामना करना पड़ता तो वो मल्टीटास्क करने के लिए जिदोजहद करते। कहने की जरूरत नहीं, अपने इर्द गिर्द की हर हरकत का मुशाहिदा करना एक पेचीदा काम था। अगर वाइड रिल्म का माहिर अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करने के लिए अपनी तवज्जो का सिर्फ निस्फ हिस्सा दरकार होता और दूसरा निस्फ जिस्मानी हरकत के लिए मुख्तस कर सकता तो उनकी जंगी ताकत बढ़ जाती। अपनी जहनी सलाहियत में इजाफे के अलावा डार्क आयरन बिल्ड लाइन के इस्तेमाल ने सैफ अली के बुनियादी एट्रीब्यूट्स को बेहतर बनाया था। इसकी ताकत में 10%, चुस्ती में 7%, बर्दाश्त, जीवरनबल और जहानत में 5% इजाफा हुआ था। अगरचे ये मामूली बेहतरी थी, लेकिन इसके कल बुनियादी एट्रीब्यूट्स में तेजी से इजाफा होगा जैसे जैसे वो आला सतहों और टायर्स तक पहुंचेगा। इसके बाद सैफ अली ने खाली हुआ में चंद वार किए। जैसे ही इसने ऐसा किया, इसकी तलवारों ने इसके सामने रोशनी की बेआवाज खूबसूरत कौसें खींची। यकीनन न सिर्फ बिल्ड लाइन ने मेरे बुनियादी एट्रीब्यूट्स को बेहतर बनाया है, बल्कि इसने मेरे रद्द अमल की रफ्तार को भी बेहतर बनाया है। इससे पहले मेरे रद्द अमल का वक्त 0.1 सेकंड पर उरूज पर था। अब मुझे 0.08 सेकंड पर उरूज पर होना चाहिए। बिल्ड लाइन्स वाकई हैरत अंगेज है।
कोई ताज्जुब नहीं कि माजी में मुख्तलिफ सुपर पावर्स बिल्ड लाइन्स के लिए इतनी बेचैन क्यों थी। सैफ अली अपनी अफसोसनाक आह पर काबू न रख सका जब उसने अपने ब्लेड के देरपा आफ्टर इमेजेस को देखा। अगरचे ये इसके रद्द अमल के वक्त में सिर्फ 0.02 सेकंड की बेहतरी थी, लेकिन ज्यादातर माहिर खिलाड़ियों के लिए ये आसमान और जमीन के फर्क की तरह था। आमतौर पर सिर्फ नाकाबिल यकीन हद तक बासलाहियत माहिरीन ही 0.1 सेकंड की हद को उबूर कर सकते थे। वो माजी में 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 10 बार रद्द अमल जाहिर करने के काबिल था, लेकिन अब वो 12 बार रद्द अमल जाहिर कर सकता था। ये फर्ज करते हुए कि इसकी जिस्मानी हद कोई उनसर नहीं थी और उसके मुखालिफिन के पास सिर्फ 0.1 सेकंड का पैक रद्द अमल का वक्त था। 2 इजाफी रद्द अमल इसे अपने मुखालिफिन को पीछे छोड़ने की इजाजत देंगे, उन्हें मुकम्मल तौर पर मगलूब कर देंगे। अगर इसने अपनी पिछली जिंदगी में बुनियादी बिल्ड लाइन हासिल की होती तो वो आसानी से अपनी टायर 4 प्रमोशन में कामयाब हो सकता था, चाहे इसकी इब्तिदाई नशोनुमा में कमी ही क्यों ना होती। बदकिस्मती से बिल्ड लाइन्स गॉड्स डोमेन में फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया से भी ज्यादा नायाब थी। इसके बाद सैफ अली ने अगले 10 मिनट इससे ज्यादा नई तब्दीलियों की आदत डालने में गुजारे। जब तक वो मुतमईन हुआ, वो शराय नाइट के साथ अपनी जंग दोबारा शुरू करने के लिए बेचैन था। जैसे ही सैफ अली प्लेटफॉर्म की मरकजी अंगूठी में दोबारा दाखिल हुआ, शराय नाइट बेदार हुआ और अपनी अजीम तलवार उठाए इस पर हमला कर दिया। आओ मुझे डार्क आयरन बिल्ड लाइन की ताकत आजमाने दो। सैफ अली मुस्कुराने पर काबू न रख सका क्योंकि शराय नाइट इसकी तरफ भागा। वो फौरन जंग में एनपीसी से मिलने के लिए आगे बढ़ा। ताहम इस बार सैफ अली ने शराय नाइट के जुनूनी हमले को हटाने के लिए स्वर्ड्स ऑर्बिट को अंजाम नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने ब्लेड के आम झूलों से अपना दिफा किया। जैसे ही तलवारें टकराईं, चिंगारियां और धाती आवाजें एक बार फिर प्लेटफॉर्म पर भर गईं। अगरचे सैफ अली शराय नाइट की तरह फितरी तौर पर अपने हमले नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने आला रद्द अमल की रफ्तार पर इन्हिसार करते हुए गुमशुदा हमलों की तलाफी कर सकता था। जैसे ही सैफ अली ने शराय नाइट के साथ वार का तबादला किया, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिफा के साथ आरामदेह हो गया। 3 मिनट की लड़ाई के बाद वो गैर फाल पोजीशन से शराय नाइट से बराबरी की बुनियाद पर लड़ने लगा। मजीद बरा इसके पास पिछले मुकाबले के मुकाबले में कहीं ज्यादा तवानाई बची थी, क्योंकि इसने शराय नाइट के हमलों के एक हिस्से को चकमा देने के लिए वाइड स्टेप्स को अंजाम दिया। शराय नाइट, जिसने अब तक लाताल्लुक इजहार पहना हुआ था, अब अपनी हैरत का इजहार किया। ऐसा लगता है कि ये मेरी मौजूदा हद है। अगरचे मेरे पास अभी भी तवानाई बाकी है, मैंने काफी जंगी तकनीकों में महारत हासिल नहीं की है। मैं अभी भी बिल्ड लाइन की पूरी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकता। मुझे बाद में मजीद तकनीकें सीखने का मौका तलाश करना होगा। कुछ देर तक शराय नाइट से लड़ने के बाद सैफ अली पूरी तरह समझ गया कि उसे अभी भी क्या जरूरत है। अब जबकि इसने अपनी ताकतों और कमजोरियों का जायजा लिया, उसने अपने झूलों को एडजस्ट किया और स्वर्ड्स ऑर्बिट को अंजाम देना शुरू किया। स्वर्ड्स ऑर्बिट के साथ हर हमला तकरीबन फितरी था। नतीजे के तौर पर सैफ अली के स्लैशेस की रफ्तार अपनी हद तक पहुंच गई। अचानक एक किट ने शराय नाइट के कंधे की जिल्द को अलग कर दिया। एनपीसी की एचपी तकरीबन 3000 गिर गई। पहले किट के बाद दूसरे, तीसरे और चौथे के जाहिर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे जैसे मजीद कट्स ने शराय नाइट की जिल्द को अलग किया, इसकी एचपी गिर गई। 10 मिनट गुजरने से पहले एनपीसी की 10 लाख एचपी 0 पर गिर गई। एनपीसी फिर गिर गया, पत्थर में तब्दील हुआ और बखर गया। पलक झपकते ही सैफ अली प्लेटफॉर्म पर अकेला था। एक बार जब शराय नाइट चला गया, सैफ अली अपना इनाम जमा करने के लिए आगे बढ़ा। खुशकिस्मती से खराब आइटम एक गार्ड क्रिस्टल निकली। ताहम जब सैफ अली ने गार्ड क्रिस्टल को उसकी क्रिस्टल जेल से तोड़ा, तो उसने देखा कि गार्ड क्रिस्टल इससे कहीं ज्यादा डिवाइन लाइट, इलाही ताकतें खारिज करता है जो उसने पहले हासिल की थी। एक एडवांस्ड गार्ड क्रिस्टल। जब सैफ अली ने आइटम का मुआयना किया तो उसे एहसास हुआ कि ट्रायल इतना मुश्किल क्यों था। एडवांस्ड गार्ड क्रिस्टल में खुदा की ताकत आम गार्ड क्रिस्टल्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा घनी थी। एक एडवांस्ड गार्ड क्रिस्टल 2 आम गार्ड क्रिस्टल्स के बराबर था और कुदरती तौर पर यह आम एपिक इक्विपमेंट के टुकड़े से कम कीमती नहीं था। अब इसे डिसइंटीग्रेशन आर्मर को दबाने वाली पुरस्रार ताकत को हटाने के लिए सिर्फ एक और गार्ड क्रिस्टल की जरूरत थी। सिस्टम मुबारक हो, अपने मजार का ट्रायल मुकम्मल कर लिया है।
अब आपके पास दो इख्तियारात हैं। एक, मजार से बाहर निकले। दो, 1000 मिनट की कीमत पर एक और ट्रायल को चैलेंज करें। सैफ अली ने सिस्टम नोटिफिकेशन देखते ही बगैर किसी हिचकिचाहट के ऑप्शन 2 का इंतखाब किया। आखिरकार इसे एक और गार्ड क्रिस्टल की जरूरत थी। ताहम इस बार ट्रायल बहुत कम मुश्किल था। ये शराय नाइट सिर्फ फ्लोइंग वाटर रूम तक पहुंचा था और नतीजे के तौर पर उसने एनपीसी को बहुत आसानी से शिकस्त दी। सैफ अली के एपिक शराय से अपना तीसरा गार्ड क्रिस्टल हासिल करने के बाद इसे एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ कि वो एपिक शराइस के लिए अपनी चैलेंज की हद तक पहुंच गया है और इसे इस मामले में कुछ कहे बगैर मजार से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। बाब 1590 सैफ अली की वापसी। एपिक शराय के बाहर जिसमें सैफ अली पहले दाखिल हुआ था, मजार के दरवाजों के सामने की जगह बखर गई। मकामी आंसू से एक शख्सियत उभरने लगी, बेडेंगी अंदाज में जमीन पर गिर गई। 3 चैलेंजेस की हद है। सैफ अली ने एपिक शराय के दरवाजों को तल्ख मुस्कुराहट दी। ये वर्ड सिमट वाकई कंजूस है। उसने सोचा था कि वो एपिक शराय के ट्रायल्स को चैलेंज कर सकता है जब तक कि इसके पास काफी वक्त बाकी है, लेकिन ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि अगर उसके पास काफी वक्त होता, वो फी दौरा सिर्फ 3 एपिक शराइज में दाखिल हो सकता था। इसके अलावा इसकी 3 तब्दीलियों को इस्तेमाल करने के बाद 10 दिन का कोल डाउन था, जो सिर्फ इस वक्त कम होगा जब वो वर्ड सिमट में था और इसमें तमाम एपिक शराइज शामिल थे। लेकिन मामले पर कुछ सोचने के बाद सैफ अली को ये माकूल लगा। वर्ड सिमट खजाने की सरजमीन थी। यहाँ तक कि फरीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया यहाँ दस्तयाब थीं, एपिक अशिया तो दूर की बात है। जैसे जैसे खिलाड़ी आला सतहों पर पहुंचेंगे, वो मजबूत होंगे और बदले में वो दाखिला टेस्ट से ज्यादा वक्त कमाने के काबिल होंगे। अगर सिस्टम खिलाड़ियों को बगैर किसी हद के एपिक शराइस का दौरा करने की इजाजत देता, तो वो गार्ड्स डोमेन की मईशत को बर्बाद कर देते। सिस्टम के लिए हुदूद बनाना मामूल की बात थी। ये पाबंदियां खास तौर पर अहम थीं जब खुसूसी अशिया रखने वाले खिलाड़ियों से निमटना हो। मिसाल के तौर पर सैफ अली की मोलोज की अंगूठी लें। जबकि डेमन प्लेयर्स को वर्ल्ड सिमट के दौरे के हुकूक हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में नायाब और चैलेंजिंग क्वेस्ट मुकम्मल करने पड़ते थे, सैफ अली सिर्फ यहाँ टेलीपोर्ट कर सकता था। मोलोज की अंगूठी के साथ सैफ अली को वर्ल्ड सिमट के खजाने हासिल करने के लिए बहुत कम चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। छोड़ो उसे, किसी भी सूरत में मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि मैं वापस जाऊं, सैफ अली ने सोचा जब उसने अपने बैग में 3 गार्ड क्रिस्टल्स को देखा। उसने फिर व्हाइट रिवर सिटी रिटर्न स्क्रॉल निकाला और उसे फाल किया। अगरचे इसके पास अभी भी चंद डार्क गोल्ड शराइंस का दौरा करने के लिए काफी वक्त था, लेकिन इसने पहले ही गार्ड्स डोमेन बर्रे आजम से दूर काफी वक्त गुजारा था। अब जबकि इसने अपना मकसद हासिल कर लिया था और एक गैर मुतवक्के फायदा हासिल कर लिया था, इसके पास वर्ल्ड सिमट में रहने की कोई वजह नहीं थी। इसके लिए डस इंटीग्रेशन आर्मर को दोबारा कास्ट करें क्वेस्ट मुकम्मल करना कहीं ज्यादा अहम था, वरना इसे खेतों में इसे निशाना बनाने वाले तब्दील शदा और किसकी मुसलसल नाराजगी से निमटना पड़ता, जो उसकी नकलो हरकत को महदूद करते। रोशनी की चमक के साथ सैफ अली वर्ल्ड सिमट से गायब हो गया। स्टार मून किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी। जब सैफ अली ने आंखें खोली तो वो व्हाइट रिवर सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल में खड़ा था। जैसे ही सैफ अली शहर की सड़कों पर चला, उसने देखा कि व्हाइट रिवर सिटी में कई दिन पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा खिलाड़ी थे। नए आने वालों में से बहुत से ताजिर खिलाड़ी थे और काफी मरूफ एडवेंचर टीमें दीगर रियासतों और सल्तनतों से यहाँ सफर करके आई थीं। खिलाड़ियों की औसत सतह में भी वाज़े तौर पर इजाफा हुआ था। अब व्हाइट रिवर सिटी को दरियाफ्त करने वाले बहुत से खिलाड़ी लेवल 45 तक पहुंच चुके थे। सैफ अली ने लेवल 46 और 47 के आजाद खिलाड़ियों को भी देखा। इसके अलावा माउंट्स के ऊपर खिलाड़ियों का नजारा शहर में ज्यादा आम हो गया था। इसके आखिरी दौरे के दौरान सिर्फ माहिर खिलाड़ियों के पास माउंट्स थे, लेकिन अब बहुत से एलिट खिलाड़ियों के पास अपने माउंट्स थे। ताहम व्हाइट रिवर सिटी की खिलाड़ियों की आबादी में इजाफे के साथ सैफ अली ने काफी चोगा पोश खिलाड़ी दरियाफ्त किए जो हुजूम से अलग थे। सैफ अली की नजर में इन खिलाड़ियों को जो चीज नुमाया करती थी, वो उन खिलाड़ियों में उनकी दिलचस्पी थी जिन्होंने जीरो विंग का गिल्ड एम्बलम पहन रखा था। जब भी वो जीरो विंग के किसी रुकन को देखते तो उनकी आंखों में कत्ल का इरादा चमक उठता।
बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जीरो विंग के अराकीन भी उन चौगापोश खिलाड़ियों से इतने ही होशियार थे। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी भी वक्त उनके दरमियान लड़ाई छिड़ जाएगी। जैसे ही सैफ अली ने शहर के नए अजीब माहौल पर गौर किया, आबदा गाल ने इससे राब्ता किया। गिल्ड लीडर अब आखिरकार वापस आ गए। आबदा गाल सैफ अली का चेहरा देखकर वाज़े तौर पर पुरजोश थी। व्हाइट रिवर सिटी में क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शहर कत्ल के इरादे से आलूदा है? सैफ अली ने अपने इर्द गिर्द नजर डालते हुए पूछा। ये सब ब्लैक वाटर और हेवेंस बरेल की वजह से है। तकरीबन 10 घंटे पहले उन्होंने हमारे गिल्ड के अराकीन पर इनाम दुगना कर दिया। उसने दीगर रियासतों और सल्तनतों के बहुत से डार्क और आजाद खिलाड़ियों को हमारे खिलाफ कार्रवाई करने पर आमादा किया है। अब हर कोई हमारे गिल्ड के अराकीन का शिकार कर रहा है। कुछ ने व्हाइट रिवर सिटी में रहते हुए भी हमला करने के मौके तलाश कर लिए हैं। इस वक्त दूसरे खिलाड़ियों ने हमारे दर्जनों बुनियादी अराकीन पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें हलाक कर दिया। आबदा गाल ने बेबसी से वजाहत की। जबकि सैफ अली चला गया था, हेवेंस बरेल के साथ जंग और जीरो विंग सिटी की तामीराती लागत की वजह से जीरो विंग के अखराजात में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ था। जीरो विंग ने कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म, स्टोन फॉरेस्ट टाउन और जीरो विंग सिटी से कमाए गए अमली तौर पर हर सके को किसी न किसी तरीके से खर्च कर दिया था। गिल्ड के पास बढ़ते हुए इनाम को बरकरार रखने का कोई तरीका नहीं था। ब्लैक वाटर और हेवेंस बरेल कितने सखी हैं? सैफ अली हैरान था। इनाम को दुगना करने से जीरो विंग का हर आम रुकन 40 सिल्वर का था, जबकि इलिट अराकीन 2 गोल्ड के थे और एक बुनियादी रुकन को मारने से खिलाड़ी 20 गोल्ड कमा सकता था। 20 गोल्ड! यहां तक कि गार्ड्स डोमेन के माहिरीन की अक्सरियत भी रोजाना 20 गोल्ड नहीं कमाती थी। फिर भी अब कोई जीरो विंग के बुनियादी अराकीन में से एक को मारकर इतने सके कमा सकता था। इसके अलावा खिलाड़ी उन बुनियादी अराकीन में से किसी को मारने पर टॉप टायर इक्विपमेंट का एक टुकड़ा कमाएंगे। कोई ताज्जुब नहीं कि दीगर रियासतों और सल्तनतों के डार्क प्लेयर्स ने व्हाइट रिवर सिटी पर अपनी नजरें जमाई थी। आखिरकार व्हाइट रिवर सिटी में जीरो विंग के अराकीन की सबसे ज्यादा तादाद मौजूद थी। इसके अलावा इन डार्क प्लेयर्स को स्टोन फॉरेस्ट टाउन या जीरो विंग सिटी में हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। हुक्मरान गिल्ड की मंजूरी के बगैर खिलाड़ी गिल्ड टाउन्स और सिटीज में काले चौगी नहीं पहन सकते थे। हुक्मरान गिल्ड आमतौर पर किसी भी ऐसे शख्स को मार देती थी जो बगैर किसी नतीजे के काला चौगा पहनता था। वो वाहिद जगहें जहां ये खिलाड़ी हमला कर सकते थे वो खेत और व्हाइट रिवर सिटी थे। दोनों इख्तियारात में से शहर में जीरो विंग के अराकीन को तलाश करना आसान था। अगरचे एनपीसी शहर में किसी दूसरे खिलाड़ी पर हमला करना खतरनाक था, लेकिन मुमकिना मुनाफा भी इतना ही ज्यादा था। लातादाद डार्क और आजाद खिलाड़ी खतरा मोल लेने को तैयार होंगे। गिल्ड लीडर, हमारे पास गिल्ड फंड्स तकरीबन खत्म हो चुके हैं। हमारे पास तिजारत के लिए टॉप टायर हथियार और इक्विपमेंट भी खत्म हो रहे हैं। इस सूरत-ए-हाल ने हमारे बहुत से गिल्ड मेट्स को मायूस कर दिया है। हम वाकई इस सूरत-ए-हाल को जारी रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम अपने गिल्ड की तरक्की की समत को थोड़ा सा क्यों नहीं बदलते और मजीद अराकीन को ब्लैक ड्रैगन और अप्लिकिलेप्स एम्पायर्स में क्यों नहीं भेजते? आबदा गाल ने तजवीज दी। अगरचे जीरो विंग ने स्टोन फॉरेस्ट टाउन और जीरो विंग सिटी से बहुत सारे सके कमाए, लेकिन इसकी एक हद थी कि वो कितना टॉप टायर इक्विपमेंट खरीद सकते थे। मजीद बरा, हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर के माहिरीन के साथ मुसलसल लड़ाई की वजह से टीम डंजनस से टॉप टायर इक्विपमेंट और नायाब मवाद इकट्ठा करने की जीरो विंग की सलाहियत कमजोर हो गई थी। अगर ये बरकरार रहा तो ये सिर्फ वक्त की बात थी, इससे पहले कि जीरो विंग टूट जाए। नहीं, चूंकि हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर अपना इनाम बढ़ाना चाहते हैं, हम भी अपना इनाम बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि आखिर में कौन खड़ा रहेगा, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा मिलिंकोलुक को मतला करो और उसे मेरे लिए ये मवाद तैयार करने को कहो। हमारे पास मौजूद हर एडवांस्ड फॉर्जर को भी इकट्ठा करो, लेकिन हमारे पास बहुत कम फालतू सरमाया बाकी है। अगर हम अपना इनाम बढ़ाते हैं तो हमारे फंड्स बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगे, आबदा गाल ने परेशानी से कहा। फिलहाल जीरो विंग के हंगामी फंड सिर्फ 22,000 गोल्ड थे। इसमें वो किराया भी शामिल था जो उन्हें जीरो विंग सिटी में ताजिर खिलाड़ियों से मिला था। अगर उन्होंने हेवेंस बरेल के अराकीन पर इनाम बढ़ाया तो शायद वो एक दिन भी न चल सके। अगर जीरो विंग इनामात अदा नहीं कर सकता तो उसकी साख को नुकसान पहुंचेगा।
आराम करो। मेरे पास पैसे के मसले से निपटने का एक तरीका है, बस ऐलान कर दो। सैफ अली ने आबदा गाल के सवाल के जवाब में बस मुस्करा दिया। उसने फिर कॉल मुनक़ते कर दी और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ अपना रास्ता बनाया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मार्शल पीक की राह अकेले तय नहीं होती। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।